बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और हमारा शो भी देख रहे होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है, रहमतों बरकतों और दुआओं का दिन है। हम भी आपसे दरख्वास्त करते हैं हमारे लिए भी भरपूर दुआएं कीजिएगा। हम क्या भी चाहिए कि आपको पहले वो तो बता दें। वो कहते हैं आप बताती है नहीं क्या चाहिए, दुआओं का कह देती हैं हर दफा। बस एक सनम चाहिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो भी हमारे अल्लाह खैर करे। जो ये आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया जी। मैं हूँ माहम जाहिद, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे साथ मैं हूँ जनाब उज़ैर मलिक। और हमेशा जनाब आप भी खुशबाश रहें और इसी तरह जिस तरह हम भी हल्की फुल्की नोक झोंक करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं जनाब। और आप भी अपने हर गुजरते दिन को जनाब बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि जो आपकी ज़िंदगी है वो बेहतरीन बन सके। तो जनाब आज का शो बड़ा बेहतरीन होने वाला है। ताज़ा तरीन खबरें शामिल करेंगे, बेलाग तबसरे होंगे और सेहत के हवाले से अहम बातें भी होंगी और इसके अलावा कई दिलचस्प मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम में जी सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी की। आर्जी सीज फायर जारी है और सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। आर्जी सीज फायर मुस्तकिल जंग बंदी में बदल सकेगा या फिर से टकराव शुरू हो जाएगा, इस पर भी खुसूसी तज्जिया होगा। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमेशा की तरह जी मौसम की भी बात करेंगे। मुल्क में मजमूई तौर पर मौसम कैसा रहेगा, इससे मुतालिक भी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आजकल शोबिज़ शख्सियात में चेहरे और जिस्मानी खूबसूरती के लिए जदीद तरीकों के इस्तेमाल का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। क्या ज़ाहिरी खूबसूरती को मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखा जा सकता है? प्लास्टिक सर्जरीज, लेज़र ट्रीटमेंट्स और थिनर इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इस पर जनाब दो खुसूसी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तानी हीरो अस्करी की कहानी की, जिनकी अतिया करदा आंखों के करीनों ने दो फौजी जवानों की दुनिया रोशन कर दी है। ये कैसा जज्बा था, इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू हो। जी बिल्कुल। और प्रोग्राम में जी सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इस वक्त सियासी और जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके पेश नज़र शहर इक़्तिदार के ऐवानों में गैर मामूली सी हलचल दिखाई दे रही है। और अक्टूबर को सियासी तौर पर अहम क्यों करार दिया जा रहा है, क्या नई तब्दीलियां आने वाली हैं, इस पर भी बेलाग तज्जिया होगा। और इसके अलावा प्रोग्राम में ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बात करेंगे जी के हार्मोनल बैलेंस जो बिगड़ जाता है इसकी क्या वजूहात होती हैं और कुदरती तरीकों से हार्मोन्स को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। इस पर मारूफ हर्बलिस्ट हमारे साथ होंगी नईमा आपा, उनसे जानेंगे कि क्या मसला है। इंसानी शख्सियत पर अच्छे और बुरे नामों के असरात की शरई हैसियत, नामों के इंसानी शख्सियत पर क्या और किस हद तक असरात मुरतब होते हैं, जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है, इस पर भी जनाब रहनुमाई हासिल करेंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर से। सोशल मीडिया की बात करेंगे जनाब, और सोशल मीडिया की बात ना हो ये कैसे हो, देखेंगे जानेंगे कि इस वक्त दुनिया में कौन सी खबरें हैं जो कि ट्रेंडिंग हैं और सारिफीन किस मौजू पर सबसे ज़्यादा तबसरे और लाइक्स कर रहे हैं और अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना, शो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और अगर आपसे कोई हमारा सेगमेंट मिस हो जाता है तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो प्रोग्राम का जी बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी अभी भी बरकरार है। 48 घंटे का जो आर्जी सीज फायर है वो तो जारी है, लेकिन तकरीबन 12 घंटे बाकी रह गए हैं। मगर इससे पहले जो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज ने सीज फायर का फ़ायदा उठाकर सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 45 से 50 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें जी 34 दहशत गर्द जो हैं वो मारे गए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अलकायदा और फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान में अलकायदा और फितना अल ख्वारिज समेत दहशतगर्द गिरोहों को खुली छूट है। आसादाना वो जनाब अपनी सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। 6 सूबों में उनके मराकज़ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं उनके दफातर भी हैं, तरबियती मराकज़ भी हैं। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों को अस्करी तरबियत भी दी जा रही है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह को आसादाना सरगर्मियाँ इलाकाई सलामती और पायदार अमन के लिए संगीन खतरा है। लिहाजा इन गिरोहों की सहूलतकारी और तरबियती नेटवर्क का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और उधर वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान मुहाजिरीन के तमाम कैंप्स ख़त्म करने का फैसला कर लिया।
इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब किया और उन्होंने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान रजीम ने भारत की जो शहर है उस पर जो भारत की जानिब से भी हमले किए गए और भारत के साथ मिलकर भारत की मां पर, उसकी शहर पर हमला जी, किया गया, बिल्कुल। तो मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी और हालिया जो वाक़यात हैं वो उससे जी उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और फितनतुल खवारिज का खात्मा नागुज़ीर हो गया। उन्होंने पेशकश की है कि अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर तालिबान वाकई संजीदा है तो दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे का सीज फायर जारी है। तकरीबन अब 12 घंटे बाकी रह गए हैं। अगले 12 घंटों में आर्जी सीज फायर का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या मुस्तकिल सीज फायर में ये तब्दील हो सकता है और जो इस दौरान सीज फायर का फ़ायदा उठाकर दहशतगर्दों की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबको गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये डायरेक्ट दोनों के मामलात होते तो फिर तो कुछ चीज प्रेडिक्ट करना वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। चले थोड़ा सा बेहतर एनालाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मौजूद हैं जी, जो स्पॉयलर्स भी हैं और जो एक्चुअल वो कहते हैं ना जो किरदार हैं, मरकजी किरदार हैं सारे ड्रामे के पीछे। तो ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू नॉन स्टेट एक्टर्स ऑलरेडी जो बाकी क्लाइंट्स हैं, जैसे फितनतुल खवारिज के लोग हैं विद इन अफगानिस्तान, या और ऐसे फ्रेंचाइजेस टेररिज्म रिलेटेड जो इस पूरे पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन में एज अ क्लाइंट इस्तेमाल हो रही है। ये तो वो एलिमेंट्स हैं जो खारजी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। फिर जो मेन कैरेक्टर है विच इज द मेन प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट इंडिया, तो जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसका पैसा लगा हुआ है, तो वो भी एक मेजर फैक्टर होगा कि वो कितनी लीवरेज दे रहा है अफगानिस्तान को अफगानिस्तान के बारे में बात करने की। जब आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो होती है ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जब आप अपने बारे में फैसला नहीं कर सकते, इसको मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा, नॉट इन क्लासिक सेंस, बट थोड़ा सा आप देख लें कि जैसे हसीना वाजिद मौजूद थी, तो वो थी तो वजीर आजम नाम की बांग्लादेश की, लेकिन पॉलिसी किसकी थी? इंडिया की। अब उसी को जरा एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में समझ ले कि अभी ये प्रॉक्सीज है भारत की, तो वो कहते हैं ना कि मालिक जब हुक्म देगा इनको तो फिर वो उस पर वो फिर स्पॉइल कर सकता है जी। दैट्स व्हाट दिस इज अ वेरी फ्रेजाइल सिचुएशन। इसको प्रेडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट वो कहते हैं ना, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस। मैं कुछ इतना पॉजिटिव नहीं हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट। यकीनन यही सूरत हाल है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं जाहिद साहब, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? क्या वाकई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? और अगर मुज़ाकरात के जरिए अफगान दहशतगर्दी का कोई मुस्तकिल हल निकल सकता है तो क्या हो सकता है? देखिए, दोहा ने पहले भी बहुत रोल अदा किया और दोहा के जो रोल है मुज़ाकरात के सिलसिले में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे मिडिल ईस्ट हो या अफगानिस्तान, और पहले भी तालिबान के ऑफिसेज वहाँ पे खुले रहे हैं, तो दे हैव दी फाउंडेशन देयर। और पाकिस्तान भी बहुत कतर में मुज़ाकरात बातचीत करता है। जो पिछले अमेरिका के साथ इनके मुज़ाकरात हुए, इसमें दोहा ने मेजर किरदार अदा किया और पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन एनीवेज वो दे हैव दी इंग्रेस। बिल्कुल थर्ड पार्टी के बगैर आप हमारे जो देखे ना बायलैटरल भी बातचीत हुई, वो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। अफगानिस्तान के पहले भी तालिबान ने पाकिस्तान और तहरीके तालिबान का डायलॉग एस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने अपने आप को बरी उल जिम्मा कर ली, फिर हमने आपको बिठा दिया है, आप आपस में बातचीत लें, बस इससे ज्यादा कोई रोल प्ले नहीं किया। पाकिस्तान को नुकसान उस वक्त हुआ जब इन्होंने रोल भी प्ले करना शुरू कर दिया, जब ये वंस दे गॉट इन्वॉल्व्ड विद द स्पोर्ट ऑफ इन द स्पोर्ट ऑफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो इसलिए अभी थर्ड फैक्टर का होना या थर्ड पार्टी का होना बड़ा जरूरी है। और ऑफ कोर्स दोहा एज एक मकाम है, पाकिस्तान के ऊपर भी उनकी लीवरेज है, दोस्ती है हमारी उनके साथ, और अफगानिस्तान के ऊपर भी लीवरेज है। तो आई थिंक इट इज गुड फॉर बोथ द कंट्रीज कि वहां से ये फिर एस्टेब्लिश होते हैं। और देखिए, मुज़ाकरात तो एंड में होने ही है। अब ये चॉइस अफगानिस्तान की इस काबुल जो तालिबान रजीम बैठा हुआ है, इन्होंने करनी है कि हाउ दे वांट टू परसू फॉरवर्ड जी। अगर तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि काबुल विल एडमिनिस्टर अफगानिस्तान, और काबुल में बैठी हुई जो तालिबान रजीम है ये अफगानिस्तान की
अफगानिस्तान के लोगों की रजीम है, तो फिर जी। तो फैसला पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की है कि अगर प्रॉक्सी स्पॉन्सर के कहने पर इन्होंने चीजें करनी है, तो फिर ये अपनी जेबों की तरफ पहले देखेंगे और बाद में अवाम की तरफ और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जाहिद साहब। बिल्कुल ये इंडिया और अफगानिस्तान का बड़ा अनहोली, बड़ा अननेचुरल अलायंस है। लेकिन सर इस अलायंस के पीछे क्या मकासद है? मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर जो है, ये दोनों महाज गर्म रखना पाकिस्तान अफोर्ड तो कर सकता है, लेकिन ये मुश्किल काम है, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और हम ये चाहते भी नहीं है ऑब्वियसली। तो ऐसा क्या काम पाकिस्तान को दोनों महाजों पर उलझा कर भारत जो है वो करना चाहता है? क्या मकासद क्या है पसे पड़ता? अच्छा, दो चीजें हैं जी। जो मकासद हैं वो तो ऑफ कोर्स भारत संदूर की एक तो खिफ्त मिटा रहा है और दूसरा वो पाकिस्तान की इम्प्लोजन चाहते हैं जी। पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट बनाना चाहते हैं। दिस इज बियॉन्ड द डेटरेंस। ये हेजमोनिक मोड में, एक्सपेंशनिस्ट मोड में इंडिया जो है, तो वो अखंड भारत की लार्जर एप्लीकेशन हुई है। उसके बीच में फिर अखंड भारत ओवरऑल दोनों पार्टियां अखंड भारत में पेश करती हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। लेकिन बीजेपी का ये जो आरएसएस का मकरू चेहरा है ना जी, इसमें हिंदुत्व का जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, उसकी फिर एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज भी हैं। वो न सिर्फ अखंड भारत बनाने के मोड में, बल्कि पूरे रीजन को हिंदू कन्वर्ट करने के मोड में। तो वो आइडियोलॉजिकल एक वो चीज भी आ जाती है, नंबर वन। नंबर टू, वो पाकिस्तान की पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर के ऊपर कंप्रोमाइज करे। इसलिए हर चीज को वेपनाइज कर रहा है। इंडिया ने जैसे अभी पानी को वेपनाइज किया है, इसी तरह अफगानिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में अफगानिस्तान ने किस चीज को वेपनाइज किया? अफगानिस्तान ने वेपनाइज किया हमारे ट्रस्ट को, जो हम उनका ट्रस्ट करते थे या जो हमने उनके लिए भला किया, जो भी, उसको उन्होंने वेपनाइज कर दिया। पूरा फायदा उठाया उस ट्रस्ट का। हमने उनके लिए इतना कुछ किया। वो जो कुर्बानी के लिए हम रोते रहते हैं ना, जिससे मैं तो बड़े खिलाफ हूँ, हमें रोना नहीं चाहिए, अभी मूव फॉरवर्ड करना चाहिए और लेसन लर्न किया अपनी वीक पॉलिसीज की वजह से। लेट्स कन्फेस, जो हमारी अपनी मिस्टेक्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो उसकी वजह से उन्होंने वेपनाइज किया है। अच्छा, वो भी पाकिस्तान को के खिलाफ उनको यूज कर रहे हैं, वो वेपनाइज कर रहे हैं। तो ये उनकी इस वक्त जो मेन अजायम है जी। लेकिन एक अच्छी चीज मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहूंगा जी आज पाकिस्तान के साथ, एज फार एज पाकिस्तान मिलिट्री इज कंसर्न, वी वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान में ये चीजें वॉर गेम की हुई हैं। ये टू फ्रंट, तालिबान का इस तरह बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में इंडिया के साथ, और ये तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मिलिटरली बैलेंस है। पाकिस्तान कैन रिस्पॉन्ड, इसलिए तो इतना जवाब दिया है ना। पाकिस्तान ने डेटरेंस रीगेन किया, आपने टारगेट किए हैं, काबुल में गए हैं आप अफगानिस्तान के अंदर गए, बाहर आम पब्लिक में अगर आप जाएं तो वो कहेंगे यार ये बहुत बड़ी खतरा हो गया। और ये तो खतरा तो मोल लेना पड़ता है ना, अपनी आजादी के लिए खतरा नहीं मोल लेंगे, अपनी सॉवरेनिटी के लिए नहीं खतरा मोल लेंगे। तो हमने कोई संदूर की तरह फिल्में तो नहीं बनानी ना, ये लॉलीवुड हमने नहीं आबाद करना, हमने पाकिस्तान को आबाद करना है। यकीनन बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान जी हर महाज पर फतह समेट भी रहा है। और जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं कि भारत के जितने भी अज़ाइम हैं, नापाक अज़ाइम है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो ये अफगान तालिबान रजीम के साथ मिल के अपने एजेंडे पर बेशक गामजन हो, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जवाब दिया है और आगे भी जवाब देगा। और जिस तरह से हम देख भी रहे थे कि जैसे कि मेजर साहब ने भी कहा कि हमने उन पे एहसान किए, दोस्ती निभाई, लेकिन उन्होंने क्या किया? एहसान फरामोशी की। और ये सब जो भी मामलात हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भी है, हमें अब इस बात से आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरह वो हमारे साथ कर रहे हैं, हमें फिर जनाब उसी तरह उनके साथ डील करने की जरूरत है, जो कि हम कर भी रहे हैं। और आपने देखा है कि आज शाम 6 बजे तक का टाइम है सीज फायर का, 48 घंटों के लिए सीज फायर हुआ था, लेकिन उस सीज फायर की भी जनाब खिलाफ वर्जी की गई है और फितना अल ख्वारिज की जानिब से बाकायदा दरअंदाजी की कोशिश की गई है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, जिसका भरपूर जवाब दिया है। और अब भी जनाब देखते हैं कि जब ये सीज फायर खत्म होता है तो उसके बाद क्या हाल निकलता है। लेकिन दोहा में मुज़ाकरात के हवाले से खबरें भी घर में, और हम भी यही चाहते हैं कि जनाब हम अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर जो हैं उनको इंगेज ना रखें, वहाँ पर हम इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको कम कर सकें। तो जनाब वहाँ पर कोई मुज़ाकरात के जरिए हल निकल आएगा और उम्मीद करते हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और अमन हो। और अमन की बात हो रही है और साथ साथ मौसम भी तब्दील हो रहा है। ये भी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान तो तब्दील हो गया हमारे साथ, तो मौसम भी बदल ही रहा है। मौसम भी बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं और यकीनन मौसम भी बदल रहा है। और मौसम इस तरह से बदल रहा है कि अब सर्दी और खुनकी महसूस होना शुरू हो चुकी है। तो आज वो आपके महसूस करने पे आप कर लें तो कर लें, ना करें तो गर्मी डिपेंड भी करता है ना। चले आप हमें बताएं मुल्क भर में मौसम कैसा, हमें माहिरीन बता चुके हैं, मौसम कैसा रहने वाला है ये बताएं आप। मौसम आज कैसा रहने वाला है ये हम देख लेते हैं, अपने नाजरीन को बताएं।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं के बाइस सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। तो मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्जाजारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर बेशतर अजला में हम देख रहे हैं कि मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर हम स्कर्दो की बात करते हैं तो स्कर्दो में हम देख रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा पारा है वो है 16 और कम से कम 3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं आजाद कश्मीर का मौसम। चश्मों और झरनों का नगर है, जहां ज्यादातर इलाकों में देख रहे हैं हम ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 34 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पूरे कश्मीर में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं नाज़रीन मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का, और आपके साथ शेयर करते हैं केपीके का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर जो मैदानी इलाके हैं वो खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे, जबकि शिमाली अजला में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 33 और मिनिमम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। बात कर लें अगर सवात की, तो सवात में ज्यादा से ज्यादा जो पारा है वो है 21 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। और अब जी जिक्र करते हैं लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां पर हम देख रहे हैं अक्सर अजला में मौसम खुशगवार रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है वो है 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब जिक्र कर लेते हैं मुल्तान का। मुल्तान में हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 34 और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में ठंड में इजाफे की पेशगोई की है। और अब चलते हैं जी रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे की जानिब, यानी कि बलूचिस्तान, और आपके साथ शेयर करते हैं बलूचिस्तान का मौसम, जहां पर बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो है 26 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। और हमेशा की तरह जी आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं गंधारा तहजीब के मरकज सिंध का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में सूरज की तपिश अभी तक बरकरार है। शहर कायद कराची की बात करें तो यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देख रहे हैं 38 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा जो पारा है वो है 38 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आपने जान ली है, और उसके मुताबिक आप अपने दिन भर के जो मामूलात हैं उनको तरतीब दें, मौसम का ख्याल रखें। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन खूबसूरत और जाज़िब नज़र दिखने का जुनून जो है वो तेज़ी से बढ़ता ही चला जा रहा है। शोबिज़ इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर हर कोई ये चाहता है कि रंग गोरा हो, नए नक्श जनाब खूबसूरत लगें, जॉ लाइन निकले, जिस्म दुबला पतला हो, और अगर वो स्क्रीन पर आए या फिर उनकी कोई पिक्चर्स हो मतलब फिल्टर से हटके भी जनाब वो अच्छे लगें, और आम जिंदगी में तो वो दिलकश खूबसूरत और स्लिम एंड स्मार्ट नजर आए। ज़ाहिरी शक्ल सूरत को निखारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी है, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं जो महंगे भी हैं और बड़े लेटेस्ट भी हैं।
मोटापे को ख़त्म और वज़न को कम करने के लिए मुख्तलिफ इंजेक्शंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं इस सब के लिए। जी बिल्कुल, और इस हवाले से जी मारूफ अदाकार भी हम देख रहे हैं सैयद जिब्रान, उन्होंने चौंका देने वाला इंकशाफ किया। उनका कहना है कि आजकल शोबिज़ इंडस्ट्री के कई अदाकार और अदाकाराएं जो हैं वो स्लिम एंड स्मार्ट नजर आने के लिए ओलंपिक इंजेक्शन लगवाती हैं और दूसरे थिन होने वाले इंजेक्शंस का सहारा लेती हैं। और उन्होंने ये भी खबरदार किया कि लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये इंजेक्शंस इतने फ़ायदेमंद और सेहत बख्श नहीं जितने समझे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इंजेक्शंस बज़ाहिर वज़न कम करने और जिस्म को स्मार्ट दिखाने में मददगार समझे जाते हैं। इनके इस्तेमाल के संगीन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये कि क्या ये इंजेक्शंस फ़ायदेमंद हैं या इनके साइड इफ़ेक्ट्स अगर हैं तो वो कौन से हैं और इनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किस हद तक सेहत को मुतासर कर सकता है। इन्हीं पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट और साथ ही साथ जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर कंजा आफ्ताब, और उनके साथ ज्वाइन किया है बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर तनवीर साहब ने। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान बोथ ऑफ यू। थैंक यू। डॉक्टर कंजा, सबसे पहले तो हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आजकल लोग जो है वो उस तरह से कोशिश नहीं करते कि नेचुरली खूबसूरत लगे। उन्हें पता है कि जनाब ऑप्शन है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम जाके करवा लेंगे तो हम खूबसूरत लगेंगे। क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो आपने देखे हैं या होते हैं लॉन्ग टर्म में? जी देखें, हमेशा खूबसूरती का आगाज़ आपके अंदर से होता है। तो आप जब तक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज नहीं करते तब तक हम जितने मर्जी ट्रीटमेंट्स ऊपर कर लें आप खूबसूरत नहीं लग सकते। यस, यही पॉइंट है। इट्स अ कंप्लीट रेसिपी। अगर हमने स्किन को जगाना भी है, हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है, बोटॉक्स फिलर्स, जो कुछ भी है, अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है ना तो हम जो भी कर लेंगे आप अनहेल्दी ही लगेंगे, आपकी स्किन आप खूबसूरत नहीं लग सकते। तो बेसिक्स ही रहेंगी, एक्सरसाइज और अच्छी डाइट साथ रहेगी। बोटॉक्स फिलर्स तो हम एक निकाल लेते हैं कि ये 2 चीज़ें, ये सिर्फ 2 चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपकी स्किन आप बताएं ना कौन कौन सी खुल के बात हो जाए आज। जी देखें, जब मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं तो हमारे पास बोटॉक्स फिलर्स बिल्कुल एंड पे होते हैं, हम उनको लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखते हैं। सबसे पहले हम स्किन की क्वालिटी पे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, कुछ कोलेजन स्टिमुलेटिंग लेजर्स होते हैं, कुछ स्किन बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपकी अपनी स्किन का कोलेजन बढ़ता है, अपनी स्किन यंग होती है और आप खुद ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फिलर लगा देंगे और आपका 10 साल में फेस फूल जाएगा और आप कुछ और लगना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आपकी स्किन को यंग रखा जाए, इसका कोलेजन बूस्ट किया जाए ताकि आप लॉन्ग टर्म यंग लगें। लॉन्ग टर्म यंग रहने के लिए हम ये प्रोसीजर वगैरह करते हैं। तो तनवीर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जैसे कि अब हम देख भी रहे हैं कि पतले होने के लिए लोग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, तो मोटापे के इलाज के लिए क्या आप ये भी मराहिल कह हैं? सकती थी कि मेरे जैसा होने के लिए लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं। मैं मुझे तो लग रहा है मैं कोई अंडरवेट हूँ। लेकिन यस, ये मोटापे के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान बढ़ रहा है, हर कोई इंजेक्शन लगवा रहा है और स्मार्ट हो रहा है, पतला हो रहा है, फैशन ट्रेंड भी कह लें। तो ये क्या मराहिल हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, डाइट से लेकर फिर क्या प्रोसीजर्स हैं, फिर ये इंजेक्शंस की तरफ आप आते हैं? देखें, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मोटापे के शिकार अफराद है ना, उनकी प्लाइट को और मुश्किल को समझना है आपने, ठीक है, उनको जहन में रखना है। मोटापा एक मर्ज है, अब उसके दर्जे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं वो एक हेल्प है, वो ऑक्सिलरी सपोर्ट है। सेंट्रल पिलर वेट लॉस का और हेल्दी लाइफस्टाइल का अच्छा खाना और मूव करना ही है, ये सेंट्रल पिलर है। इफ़ यू आर ईटिंग क्लीन, अच्छा खाना खाते हो, कैलोरीज का ख्याल रखते हो, हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और साथ एक्सरसाइज करते हो। और आप तो मैं एक ऐड करना चाहूंगा, दोनों मियाँ बीवी और इस बात पे इत्तेफाक भी पाया जा रहा है। कितने मजे की बात है, कोई इख्तलाफ नहीं है, एक ही बात पे इत्तेफाक पहले गुफ्तगू कर रहे थे, कभी इनकी नोक झोंक भी नहीं हुई है, माशाल्लाह से नजरें बंद ना लगे, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यस बहुत अच्छी, क्योंकि सेम फील्ड के तो कोई ना कोई इख्तलाफ हो ही जाता है। तनवीर साहब, आप जो बता रहे हैं कि मतलब आप फिर आपके पास अगर कोई आता है, पेशेंट आता है, अपना वजन घटाना चाहता है, बहुत जल्दी है, उसे कोई एक टाइम फ्रेम के अंदर है, कोई शादी है या कुछ भी है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? ऑब्वियसली सर्जरी है, कोई इस तरह का जो बड़ा ट्रीटमेंट है वो तो आप नहीं उसे रेकमेंड करते होंगे, कोई ना कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से डील किया जाता है, उनकी नफ्सियात को देखते हो? सबसे पहले तो कंसल्टेशन सेशन होता है, आप उनकी बात सुनते हो, सही, ये बंदा बात कहाँ से कर रहा है, इसके इश्यूज क्या हैं, गोल्स क्या हैं इसके, हमेशा पूछा जाता है सारी बात के एंड पे कि व्हाट इज योर एंड गोल, अचीव क्या करना चाहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये स्टबर्न फैट पॉकेट्स हैं, सिर्फ इनको हमने ख़त्म करना है। कुछ लोग कहते हैं आई जस्ट वांट टू लूज सम इंचेस ताकि कपड़ों में पूरा आ जाऊँ। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं मुझे बस ड्रास्टिकली मुझे वेट लॉस चाहिए,
50 kg, 60 kg, 70 kg, जो एक्चुअली क्लास 2 या 3 ओबीस हैं, मोटापे का शिकार हैं जो, तो इन सब का प्लान डिफरेंट है। उस प्लान में सबसे पहले तो लाइफस्टाइल पे काम होता है, उसके बाद हम जाते हैं सपोर्ट एलिमेंट्स के ऊपर। अगर किसी को इंजेक्शंस की ज़रूरत है, किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, किसी को लाइपोसक्शन की ज़रूरत है, किसी को मसल स्टिमुलेशन की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं और पर्सन टू पर्सन, केस टू केस हम डिसाइड करते हैं इसमें क्या चीज़ यूज़ होगी। तनवीर साहब, ये मसल स्टिमुलेशन, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है? मसल स्टिमुलेशन डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो आप अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। फॉर एग्जांपल एब्स हैं या बेली है या थाइज हैं, तो आपने एप्लीकेटर अप्लाई करना है और लेट जाना है फॉर 30 मिनट्स। सही। तो वो उस 30 मिनट्स में उतनी दफ़ा मसल को स्टिमुलेट करेगा और एक्सरसाइज करेगा जितना आपने ऑलमोस्ट 20,000 क्रंचेस करेंगे ना एब्डोमेन के। अच्छा, उसके इक्विवेलेंट 30 मिनट्स में 30 मिनट्स में? यस। जबरदस्त। साइंस क्या है? साइंस ये है, जब आप यहाँ से सोचते हैं कि मैंने ये ग्लास उठाना है, तो ये मसल्स मूव करते हैं, लेकिन 60 to 70% मसल्स मूव करेंगे, 30% मसल्स मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंजर्वेशन मशीन है। हम एनर्जी पूरी यूज नहीं करते। वो जो स्टिमुलेशन डिवाइस होती है वो इस मेंटल लूप को एस्केप कर देती है, वो डायरेक्टली मसल को स्टिमुलेट कराती है। ओके। बहुत से लोग जो नासा में जीरो ग्रेविटी सिचुएशंस में रहते हैं, जब वो वापस जमीन पे आते हैं तो उनके मसल्स उस तरह से डेवलप नहीं होते। इसमें 100% जो आपके मसल्स हैं वो एंगेज होते हैं? 100% एंगेज होते हैं। ओके, सही, जबरदस्त। मतलब ये डिवाइसेस के थ्रू हम कर रहे होते हैं, तो अगर हम खुद से करें तो उस तरह से पॉसिबल नहीं है और डिवाइसेस आपकी हेल्प कर देती हैं। हेल्प करते हैं। सही, जबरदस्त हो गया। कंज़ा, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि हम देख भी रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां, ख़वातीन ऐसी भी हैं जो जिनको ज़रूरत भी नहीं है शायद फेस पर किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की। ये ट्रेंड बन चुका है, सोशल मीडिया में ने भी ट्रेंड बना दिया और वेस्ट कल्चर से भी शायद वो एक ट्रेंड आया कि जो लिप्स हैं वो फिलर करवा के बड़े करवाने ही करवाने हैं, जॉ लाइन शार्प करवानी है, बस ठीक भी है वो भी करवा रही हैं। ये क्या वक्त की ज़रूरत बन चुके हैं अब इस वक्त? ये बस ट्रेंड है, और देखिए जो ट्रेंड्स होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, और बाद में पछतावा रह जाता है बस कि मैंने क्यों किया अपने साथ। तो प्लीज़ ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, जो चीज़ें अल्लाह ने खूबसूरत दी हैं उनको वैसे ही रहने दें और उनकी मेंटेनेंस पे काम करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी सारे प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं आपकी मेंटेनेंस से और आपके कोलेजन बूस्टिंग से और आपके ही फीचर्स को मेंटेन करने में, या उनको थोड़ा सा इन्हांस के उनका कोलेजन बना रहे, वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें। लेकिन यस, जब आप चेंजेस लाना शुरू कर देंगे ड्रास्टिकली, जो अल्लाह ने आपका राउंड फेस है और उसके ऊपर आप चाहते हैं कि बिल्कुल शार्प जॉ लाइन हो जाए, तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। राउंड फेस की राउंड ही जॉ लाइन अच्छी लगेगी और जितना स्लिम फेस होगा उसकी शार्प जॉ लाइन अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ अपने फेस के स्ट्रक्चर का ख्याल रखें। तो ये आप कन्विंस कर पाती हैं या फिर अल्टीमेटली जो डिमांड होती है वही आपको करना पड़ता है? या फिर ऐसा भी कोई पेशेंट आता है जो कहता है कि हो जाते मैं अपने फेस को चेंज करना चाहती हूँ या इस तरह से फेस चाहती हूँ, कोई ऐसा भी आया हो, जैसे अगर मैं एक बात करूँ, हमेशा ही होता है, केस आ गया, मैं सोचूं कि मेरे फेस में क्या चेंज होना चाहिए, मतलब आपको ऐसा क्या लग रहा है, तो फिर वो इस तरह से भी कोई ऐसा तारीफ आ जानी है। हाँ जी, आपके फेस पे या किसी भी फेस पे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत फेसेस, ये आपकी इंडिविजुअलिटी है जो आपको खूबसूरत बनाती है, तो हम उसी को मेंटेन करते हैं या उसको इन्हांस करते हैं, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। और मेरे पास जब भी लोग आते हैं तो हमेशा जो एक बहुत कॉमन है, जिसका राउंड फेस है वो कहता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, जो जिसका लंबा है वो कहते हैं थोड़ा सा राउंड हो जाए। तो ये चेंजेस चाहते हैं लोग, लेकिन हम उनको बताते हैं कि हल्की सी ट्विकिंग करने से, थोड़ा सा हाइड्रेशन करने से, स्किन की क्वालिटी बेहतर करने से, थोड़ी सी ब्राइटनिंग करने से आप बहुत प्यारे लगोगे, क्योंकि यही आपकी इंडिविजुअलिटी है। जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लॉस हो गया, आप 60 हो या 70 इयर्स के हो, तब येस फिलर्स एंड बोटॉक्स की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो सिर्फ आपको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहिबा, जो विश लिस्ट होती है या जो वो इमेजिन करके आए होते हैं माइंड में, तो अगर ट्रीटमेंट के बाद वो नहीं होता तो, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहले कंसल्टेशन में उन्हें बता देती हैं कि ये हो सकता है, इस हद तक होगा, जादू नहीं होने लगा, हमको मिरेकल नहीं यहाँ पे करने के लिए बैठे हुए, तो कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं कि जो हम चाह रहे थे वो रिजल्ट्स नहीं है, हम जितना ये चाहते थे कि फिल्टर्स के जरिए जो होता है सेम वैसा हो जाए। अच्छा, अब ये बहुत कॉमनली होता है कि जब हम लिप फलर करते हैं, इसके साथ एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो हम लिप फलर को हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 ml से, थोड़ा लिप फलर लगाते हैं और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 4-6 मंथ्स के बाद रिपीट होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो वो पिक्चर सोशल मीडिया पे देख के आते हैं वो 4-5 ml वाले लिप्स होते हैं, तो आप सिंगल सेशन में 5 ml वाला रिजल्ट नहीं दे सकते। इट्स अ स्लो प्रोसेस और उसे आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्ड करते हैं। तो ये बहुत कॉमनली होता है कि 1 ml फिलर करा के वो कहते हैं कि हम तो ये चाहते थे
और आपने हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया। तो ये होता है कि ये समझाना मुश्किल ये होता मुश्किल है। मरहला होता है, ये उसके बहुत बाद आप- मुश्किल मरहला है, ये बहुत मुश्किल। या 60 इयर्स के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी 20 इयर्स की स्किन हो जाए, Skin हो ये जाए, बहुत yes. मुश्किल मरहला है, क्योंकि आप 5-10 इयर्स बैक जा सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं बहुत जा ज़्यादा सकते पीछे हो। नहीं जा तो सकते। ये चलें होना और भी ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछेंगे, लेकिन तनवीर साहब से पूछ लेते हैं मजीद, ये जो इंजेक्शंस लगवा रहे हैं लोग कि बस स्लिम स्मार्ट हो जाए फौरन से, मतलब Yes. विद इन नो आवर पता चले कि हम बस और बहुत प्यारे नजर आ रहे हैं। शोबिस की दुनिया में बहुत रुझान है, ये कितने सेफ हैं, लगवाने चाहिए? और अगर तो लगवाने चाहिए तो किस तरह के लगवाने चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज हैं, थोड़ा ये हमें हमने guide इर्द कर गिर्द बहुत सारे ओलंपिक के Yes. केसेस देखे, लेकिन अब पता चला है ओलंपिक से भी काम एडवांस हो गया, तो वो कौन से Yes, इंजेक्शन और तरह के भी इंजेक्शंस आ चुके चलें हम सब पे बातें करते हैं। इंजेक्शन इज़ गुड इन्वेंशन और इससे बहुत हेल्प हुई है लोगों की, Okay. काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल help हुई हुई है। सही। ठीक है, तो अब इनके बारे में चंद बातें ज़रूरी हैं जो पता हों। पहली चीज़ ये है कि वन फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी को आपने अभी ओज़ेम्पिक का आपने नाम लिया, अगर किसी ने यूज़ किया है, दूसरा बंदा ख़ानदान में घर में किसी ने देख के अपना यूज़ करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है उसको रिजल्ट्स ना आए। सही सही सही। हर अच्छा, ऐसा भी हो इंडिविजुअल में जाता। इसके इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, हो सकता है किसी में इफेक्टिव हो ही ना, किसी में इफेक्टिव हो। ओके। नंबर 1। नंबर 2, इन इंजेक्शंस की एक फॉरएवर नेचर है जो लोगों को नहीं पता। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, 2/3 ऑफ द वेट जो आपने लूज किया वो वापस आ जाएगा। ओके, इनकी एक फॉरएवर नेचर है, ये ऐसा नहीं है कि आप मुस्तकिल अमल है कि आपने इंजेक्शन लगाते रहे। सही सही सही। और कितने अरसे के बाद डॉक्टर साहब ये लगाना नो वन पड़ता है? नोज। कंपनी कहेगी कि आप हमेशा के लिए भी लगा सकते हैं, हमेशा के लिए भी फार्मास्यूटिकल लगा इंडस्ट्री सकते बोलेगी कि आप बस लगाएं, प्रिवेंशन के लिए भी लगाएं। अगर आप मोटापे के शिकार होने का आपको खदशा है तो लो खदशा डोज है। पे रहें बस। सही 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 सही। तीसरी चीज़ तो ये तो ज़रूरी है, डाय जितनी भी मोहलत नहीं है कि आपको 20-25 से निकाल लें और फिर आप उसको लगाएं। इसमें हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन लाइक लोग लगा उनको जितना भी समझाएं, जितना भी बताएं, वो कहते हैं नहीं आई जस्ट वांट टू ट्राई, और वो जाते हैं हफ्ता एक छुट्टी गुजारने जाते हैं, फैमिली के साथ वापस आते हैं तो वो पतले रीगेन हो वापस चुका आते होता है। अच्छा रीगेन। अच्छा, ये डॉक्टर साहब क्यों हो रहा होता है? मतलब ये ओलंपिक या जो भी आप इस तरह का इंजेक्शन ले रहे हैं उसको छोड़ने की वजह से होता है, या फिर आप अपनी डाइट चेंज नहीं कर रहे होते? मतलब एक बार तो आपने अपना वजन कम कर लिया, लेकिन उसके बाद अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए, उसकी वजह से वेट वापस आता है? या जो लोग ये कर लेते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस, उनका नहीं आता? अच्छा, थर्ड चीज़ जो मैं बोलूँगा उसमें इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इस जब लंबा अर्सा आप यूज़ करेंगे ना, तो ये सिर्फ फैट लॉस नहीं कराती है, मसल लॉस भी कराती है। तो वीकनेस आ जाती है इससे, उठते बैठते हुए चक्कर आते हैं लोगों को, और उनकी जो मसल्स हैं आपको लगेगा शोल्डर्स ड्रूप हो गए हैं, इस तरह एक वीक सी फीलिंग आएगी उनको देख के उनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर आप साथ स्किन लगता है डेड हो गई है उसी तरह। हाँ बिल्कुल ऐसा premature एजिंग आती है। अच्छा, अगर आप मसल प्रोटीन्स नहीं ले रहे, हाई प्रोटीन्स नहीं ले रहे और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें इन इंजेक्शन के साथ रहते हुए। जब भी हम पेशेंट्स को इन पे डालते हैं तो साथ उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, ताकि हम ग्रेजुअली इसको इंजेक्शन को ऑफ कर दें और वो जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो कैरी ऑन करते रहेंगे। सही। ठीक है, लेकिन मोटापा ऐसी बीमारी नहीं है जिसको सारे के सारे को आप लाइफस्टाइल पे डाल देंगे। लाइफस्टाइल पे डाल और ठीक है। मतलब ये आप उसको शेम नहीं कर सकते हैं, गिल्ट शेमिंग नहीं कर सकते, उसको ट्रिप पे नहीं लेके जा सकते बंदे को कि तुम मूव नहीं कर रहे हो इसलिए तुम मोटापे का शिकार हो। देखो तुमने इंजेक्शन लगाया, डाइट ठीक की, अब तुम फिर से रीगेन कर रहे हो। ये नेचर ऑफ डिजीज ऐसी है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करती इतना अच्छा। इसलिए इंजेक्शंस की एक लिमिट है। अगर आप 10-15 kg ओवरवेट हैं, क्लास 1 ओबीस हैं, ठीक। अगर डायबिटीज़ है आपको, जोड़ों में दर्द हैं आपको, सांस लेने में मसला है आपको, तो ज़रूर इनको यूज़ करें, आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप क्लास 2 या क्लास 3 ओबीस हैं, BMI 35 से 40 से ऊपर है, तो फिर ये दीवाने का ख्वाब है कि वो इंजेक्शन से पतले हो जाएंगे। अच्छा, चले अब हम ये भी ऑन अ लाइटर नोट आप दोनों से ये सवाल ही कह लें कि माशाल्लाह आप बहुत हसीन हैं, आप भी फिट हैं। बाज़ टाइम हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई ऐसे लोग तो जो जिनके बाल नहीं होते और वो प्रमोट कर रहे होते हैं तेल को बाल आ जाएंगे। कोई इस तरह का बंदा है जो बहुत डार्क है और वो गोरा रंग प्रमोट कर रहा है कि आप क्रीम्स लगाएं आप गोरे हो जाएंगे। तो आप लोगों के साथ तो ये मसला नहीं है, एक फिट है एक खूबसूरत है, तो आप लोगों को तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लोग देखकर इम्प्रेस होके आ जाते होंगे। जी, इट हेल्प्स अ लॉट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये तो मेरे ख्याल में अल्लाह की देन है, अल्लाह लेकिन की देन। इसमें हमारा कुछ इतना नहीं माशाल्लाह, है, लेकिन अल्लाह का शुक्र लेकिन है, इससे हेल्प हो मेंटेनेंस जाती है। जैसे कि आपने कहा Yes, तो वो yes, मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली Eating, आपका हाँ। भी जी। जैसे कि ईटिंग क्लीन treatments एंड वगैरह- मूविंग सही। अराउंड लाइक यानी वो कह रहे हैं घर में अच्छी डाइट बनती है अच्छी हमारी। डाइट राइट, मतलब हम सारे दिन इतने बिजी होते हैं कि अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों के बाद और कैसे मेंटेन किया, तो मैं कहती हूँ Maintain मुंह बंद किया, कर लो, yes. सारा दिन खाने का मौका ही नहीं मिलता, मौका ही टाइम नहीं ही नहीं होता मिलता, कि आप सही, 2 लुक में उतार सकें। तो बस जो सुबह का एक चाय का कप पिया होता है उस पर गुजारा होता है, फिर रात को जाके एक रोटी खानी होती है। आपकी बात से भी एक सवाल निकलता है डॉक्टर साहब, ये जो लोग बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देते छोड़ हैं, देते हैं। ठीक है, या अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं खा पाते,
तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं? कुछ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कुछ को कोई ना कोई और मसला हो जाता है, कोई डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो ये कितना खतरनाक है ट्रेंड? नहीं, ये क्रैश डाइट्स बहुत खतरनाक हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी आपको कहते हैं कि आप कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दें, आप इस डाइट पे चले जाएं, फलां डाइट, तो आप मना नहीं करते कि मसरूफियत में भी कुछ ना कुछ खाती रहा करें, स्नैकिंग करती रहा करें? नहीं, वो नट्स खा इनके पास इलेक्ट्रोलाइट वाटर होता है, इनके पास प्रोटीन ड्रिंक्स होती हैं, बस वो सिप करती रहती हैं। जाके रोटी खाती हूँ, वन मील अ डे पे चली गई। वन मील अ डे। वन मील अ डे। चले, ये तो फिर जबरदस्त है। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब जरा इस पर भी कमेंट करें, आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रीटमेंट्स आ गए हैं बड़े ज़बरदस्त, चाहे स्मार्ट होने के हैं या चाहे खूबसूरत दिखने के हैं, इन्होंने भी लोगों को बहुत ज़्यादा फ्री कर दिया, यानी पंजाबी में कह लें चौड़ कर दिया वो कहते हैं जनाब हम कुछ भी कर लें, जंक खाएं, जो मर्जी करें, अपने दिल की करें, एक ही ज़िंदगी है, तो बाद में हम ट्रीटमेंट ले लेंगे, कुछ ना कुछ करवा लेंगे तो हल निकल आएगा। इसने भी कोई काम ख़राब किया हुआ? असल चीज़ ये है कि ये जो इस रास्ते पर चलते हैं और फिर हेल्प लेते हैं, ये उन्हीं को पता है कितना मुश्किल रास्ता है। When I look at my patients taking this journey, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जब आपका 5-10 kg आप ओवरवेट हुए हैं, उसी को वहीं पे पकड़ लें। यस। स्टार्ट ईटिंग क्लीन एंड स्टार्ट हिटिंग द जिम, मूव करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कोई ऐसी एक्सर्शन ज़िंदगी में शामिल करें जो आप लंबे अरसे तक साल जारी रख सकते हैं। यही एस्केप है इसका। अदरवाइज जहाँ स्लोली क्रीपिंग करता है वेट, Yes. और जब आप 85, 80, 90 भी होते हैं, आपको लगता है मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं कवर कर लेता हूँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो ऐसे क्रीपिंग करता है कि इन नो टाइम आप 130-140 पे पहुँच जाते हैं। ओह, अच्छा। फिर आप इंजेक्शन लगवाएंगे, फिर आप वेट लॉस सर्जरी करवाएंगे, तो वो एक जर्नी है जो आपने लेना है। यस, तो ये बहुत बेहतर होगा कि आप 5-10 किलो अगर बढ़ गए तो अभी एहतियात कर लें जनाब, इसके बाद का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और ख़तरनाक भी हो सकता है। और ठीक है, आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, मुस्तकिल नहीं है। तो ये मत सोच कर कीजिएगा कि चले हम लापरवाही करते हैं और बाद में ट्रीटमेंट करवा लेंगे, तो वो मुस्तकिल नहीं रहने वाले। फिर आपने बस समझ ले कि वो मेडिसिन पे जाना ही जाना है, आपने खाना है या इंजेक्शन लगवाने ही लगवाने। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब और कंज़ा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप सबको गाइडेंस तो मिल चुकी होगी इंजेक्शंस के हवाले से भी कि आपने कैसे थिन होना है और आप ये देख लें, एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं, मतलब कंज़ा ये कह रही हैं कि आपको जनाब अपनी स्किन को बेहतर करने की, स्किन हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत। तनवीर साहब कह रहे हैं कि जनाब जिम जाएं, अपने आप को मूव करें, ईट जो है वो आपकी ईटिंग पैटर्न जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो आपकी मर्जी है जनाब, अभी से आप अमल करें या चाहे कल से कर लें, या वो जो कहते हैं ना मंडे जो कभी आता नहीं, मंडे से करेंगे तो आप इस बारे में गौर गौस करें। विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। नाज़रीन, कभी कभी कोई इस दुनिया से तो चला जाता है, मगर अपने बाद ऐसी रोशनी छोड़ जाता है जो न सिर्फ आंखों में बल्कि दिलों में भी उतर जाती है। और आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं एक माँ की, 81 साला खातून जिन्होंने ज़िंदगी के बाद भी 2 नौजवानों को, नौजवान फौजियों को दुनिया की रोशनी दिखाई और रोशन कर दी उनकी दुनिया। उनके जो अतिया करदा कॉर्निया है आँखों का, उन्होंने उन नौजवानों को दिया और उनकी जो आँखों के ख्वाब हैं, उम्मीद है और ज़िंदगी की रोशनी है, वो दोबारा जगा दी। ऐसी रोशनी जो सिर्फ बिनाई नहीं बल्कि इंसानियत की भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत झलक है। एक ऐसी कहानी हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, और अपनी आखिरी सांस के बाद भी कभी किसी के ख्वाबों को ज़िंदगी बख्शी जाए, ऐसा जज्बा जो बताता है कि इंसान अगर चाहे तो मौत के बाद भी वो जिंदा रह सकता है किसी न किसी सूरत में। किसी की आंखों की चमक, किसी के दिल की दुआ बनकर। तो आज हमारे साथ मौजूद है उसी अजीम माँ के बेटे जिनके लिए ये सिर्फ फख्र का लम्हा नहीं बल्कि एक रूहानी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन अस्करी साहब। हसन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी वालिदा ने ज़िंदगी में कभी इस फैसले का जिक्र किया था आपके साथ, और कैसा लग रहा है कि आपकी जो वालिदा है उनकी जो आंखें हैं वो आज भी रोशन हैं, देख रही हैं, लेकिन किसी और के जिस्म में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरी वालदा की आंखें उनकी वफ़ात के बाद भी लोगों के काम आ रही हैं और हमारे फ़ौजियों के काम आ रही हैं जो मुश्किल ऑपरेशंस में अपनी एक आंख की बीनाई से उनकी बीनाई ख़त्म हो गई थी एक आंख में।
जहाँ तक मेरी वालदा की सोच की बात है, तो ये इन्होंने कोई पहले से सोच कर फैसला नहीं किया हुआ था। उनकी वफ़ात से 2 हफ्ते पहले वो एडमिट हो गई थी, आईसीयू में थी, और एक दिन डॉक्टर साहिबान आए और उन्होंने मेरी वालदा से डायरेक्टली पूछा कि क्या आप डोनेट करना चाहेंगी। और मेरी वालदा को एक सेकंड नहीं लगा, इसमें कोई 2 राय नहीं थी उनके लिए। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो इसमें तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह। तो ये फैसला जो है उस वक्त ही हुआ जब वो उन्हें मालूम था कि उनके ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। उन्हें मालूम था कि इस वक्त वो इस तरह मर्ग पर हैं, और डॉक्टर्स देख सकते थे कि जहाँ तक उनकी ज़हनी कैफियत है, जहाँ तक उनके सोचने समझ बूझ है, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं था। बल्कि अगर आप उनमें से अभी इस वक्त मेरी वालदा की कुछ तस्वीरें चल रही हैं, उनमें से एक में वो अखबार के पीछे सुडोकू हो रहा होता है, तो वो भी वहाँ लेट के कर रही होती थी। तो उनके ज़हनी कैफियत बिल्कुल ठीक थी और उसमें उन्होंने फैसला किया, और हम बहैसियत में मेरे बहन भाई और मैं, हम उनके वर्सा थे और हमें उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने की खुशी है। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत जज्बा, और यकीनन ये बताते हुए बोलते हुए एक खुशी का एहसास भी है और आंखों में नमी भी है। यकीनन के आंखों की रोशनी अपनी आज भी उनकी ज़िंदा है, यहाँ पर मौजूद है और आप भी देख सकते हैं। तो ये जो जज्बा है उनका, जैसे कि आपने भी बताया और हमारे नाजरीन भी सुन रहे हैं, उनको ये भी जानना होगा कि आपकी वालिदा अपनी ज़िंदगी में कैसी थी और जब हयात थी तो उन्होंने इस हवाले से कोई जिक्र किया हो, और वैसे भी ओवरऑल उनका जो लाइफस्टाइल था वो किस तरह का था? ओवरऑल लाइफस्टाइल ये था कि अम्मा जब कोई फैसला कर लेती थी तो उस पे उन्हें फिर दोबारा डाउट्स नहीं होते थे। उन्हें वो फैसला करके यूजुअली शी वुड स्टैंड बाय इट। तो और उसमें हम सारे बच्चों को भी वो कुछ इसी तरह कहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो माशरा चाह रहा है या जो दुनिया चाह रही है आपसे, या जो आपके ऊपर सोशल प्रेशर्स हैं, उसकी बुनियाद पे फैसला करो। आप खुद सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर अपने फैसले पर कायम रहो। हसन तो ये तो मेरे ख्याल में अम्मा ने हम तीनों बच्चों को खासा सिखाया है, अब एज अ रोल मॉडल खुद करके। और आखिरी दिनों में भी कुछ इसी तरह का था कि उन्होंने सिर्फ इतना सोचना था कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप अपने हम वतनों के लिए के काम आ सकते हैं तो इसमें फिर कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए। ये उनका ख्याल था। ये हमने बार बार अम्मा से दोबारा भी पूछा, जब एक दफ़ा अम्मा ने फैसला कर लिया कि वो ये करना चाहती हैं, तो क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है, आर यू श्योर? तो वो हमेशा ये कहती थी ऑफ कोर्स इसमें मुझे बिल्कुल किसी किस्म का कोई शक नहीं। बिल्कुल हसन साहब, हमने ना मूवीज़ में तो इस तरह से देखा है, अक्सर होते, लेकिन हमें लगता था ऐसा मूवीज़ में ही होता है, और हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है। और यकीनन आपका क्या जज्बा था जब आपको पता चला कि आपकी वालिदा की आंखें जो हैं वो फ़ौजियों की जो है उनकी बिनाई वापस ले आई? उन फ़ौजियों का क्या जज्बा था, और जब आपने उन आंखों को देखा तो आपकी क्या कैफियत थी, क्या एहसासात थे? ये बात बहुत दुरुस्त है कि हमारे कुछ ऑपरेशंस जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं। दुनिया में कम ऐसे ऑपरेशंस होंगे जिस तरह के जो सिविलियन एरियाज़ में हैं, बहुत एहतियात से होने होते हैं, और हमारे पुलिस और फौजी लोग जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल ऑपरेशंस में और ऐसे मुश्किल हालात में, जो कम मुल्कों ने इतने चैलेंजिंग हालात देखे होंगे, उसमें अगर आप अपने हमवतनों के काम आ सकें तो खुशी तो बहुत दिली होती। लेकिन अगर आप पूछें कि उस वक्त मेरे क्या जज्बात थे, तो जज्बात मिक्स्ड थे। अपनी वालदा की वफ़ात
एक इमोशनल टाइम होता है। जी आप उस वक्त ग्रीव कर रहे होते हैं, अफसरदा होते हैं, आपके इमोशंस बाहर आ रहे होते हैं और आप लिपटे होते हैं अपनी वालदा के साथ आफ्टर हर पासिंग, और उस वक्त आकर डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि जी अब इनका ऑपरेशन करना है, क्योंकि वो आज़ाद जितनी जल्दी निकाल के फ्रेश रहें आफ्टर द विसाख डेथ के बाद, तो वो बेहतर होता है। जी तो वो एक ऐसा मौका होता है जिस वक्त आप कम से कम मेरे लिए और मेरे ख्याल में मेरे बहन भाइयों और मेरी खालाओं के लिए एक इमोशनल टाइम था, और उस वक्त आपने एहसास करना होता है कि नहीं, ये इस वक्त हमारे हमवतनों की अगर मदद हो रही है तो हमने अपने जज्बात पे काबू रखना है। अगर हमने अपनी वालदा की ख्वाहिशात का एहतराम करना है तो हमने अपने जज्बात पर काबू रखना है। और वो टाइम था कि हम अम्मा के बिस्तर के गिर्द खड़े थे और फिर हम लोगों को वहाँ से मूव होना पड़ा बाहर, क्योंकि डॉक्टर्स को ऑपरेट करना था। सो वो एक मौका होता है जिसमें आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ वर्षा के लिए मुश्किल हो सकती है, और यहाँ पर वो एहसास करने की ज़रूरत होती है कि ये फलाही काम के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा हसन अस्करी साहब, और लोग जो हैं वो हेजिटेट भी कर रहे होते हैं इस मामले में, और बहुत ज़्यादा जो है वो सोच भी रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। लेकिन ये जो आपकी स्टोरी है, आपकी मदर की स्टोरी है, ये बड़ी इंस्पायरिंग है, बड़ी इंस्पिरेशनल है, और इससे ये साबित होता है कि जनाब लोग दुनिया से चले भी जाएं तो उनके फैसले, उनकी जो मोहब्बतें होती हैं, जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। और ये रोशनी जो एक माँ ने बांटी, यकीनन कई जिंदगियां हमेशा के लिए रोशन कर गई हैं। काश हम सब में भी यही हिम्मत हो और जिंदगी के बाद भी हम जिंदगी बांटने का कोई जरिया बन सके। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक गैर मामूली हलचल देखने में आ रही है। आला क़यादत के दरमियान अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पहले सदर जरदारी से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, उसके बाद सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान बड़ी बैठक हुई जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात हुई। इसके बाद MKM के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। गुज़श्ता रोज़ ये भी पेशरफ़्त सामने आई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने उन्हें मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। और वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि जी मुल्क के मुफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि PTI ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है और ये ऑप्शन जो है हमेशा उनके लिए खुला हुआ है। और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए पहली बार अडियाला जेल पहुंचे तो उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, जिस पर उन्होंने बहुत बरहमी का इजहार किया और वाज़े किया कि जी बानी PTI की रिहाई के लिए कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत के खात्मे के लिए तारीखी और बड़ा फैसला कर लिया है। TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। सरकारी इलामी के मुताबिक सूबाई हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक से सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पंजाब भर में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और 3000 से जायद कारकुनों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। 4500 रहनुमाओं और सरकर्दा कारकुनों की फहरिस्तें तैयार हैं और तमाम अफसरान को TLP के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। और उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने TLP से मुज़ाकरात न करने के तासुर को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। उनका मुतालिबा था कि दहशत गर्दों और कातिलों को रिहा किया जाए। हर बार उनकी शराइत एक से बढ़कर एक थी, तो इसलिए जी मुज़ाकरात अभी तक नहीं हो पाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा कि जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ऐवानों में गैर मामूली हलचल देखने में आ रही है, तो सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल बिलावल भुट्टो की जो अहम मुलाकातें हुई हैं, इन गैर मामूली मुलाकातों का मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया, ये एक अच्छी बात है जी, हमें इसको वेलकम करना चाहिए जी जी कि अगर अरबाब अख्तियार
किसी पार्टी से दूसरी पार्टी से, वो अगर मिल के बैठते हैं, कोई मुशावरत करते हैं, जब आप मिल के बैठते हैं तो फिर बातचीत के जरिए आपस के मसाइल भी हल होते हैं और जो ओवरऑल मसाइल हैं वो भी हल करने में मदद मिलती है। मसलन मसाइल क्या है कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दे और वो दुनिया को भी बताएं कि हाँ हमने टैंक छीन लिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो इससे बड़ा मसला क्या हो। अगर 50 लोग कल जो मोमंद में मारे गए वो मदाखलत करने पाकिस्तान आ जाएं और वो पाकिस्तान में मजदूरी करने नहीं आ रहे थे, वो आपको मालूम है कि जब ये मिलिटेंट्स आते हैं, अस्करियत पसंद आते हैं, दहशतगर्द आते हैं, टीटीपी के लोग आते हैं या दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के लोग आते हैं, वो पाकिस्तान में टारगेट करने के लिए आते हैं। उनको कल तो मोमंद में मार दिया गया, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इत्तेहादी जमातें मिलके बैठे, मैं तो ये कहूंगा फिर सब मिलके बैठे जी। और बड़ी अच्छी, आपने भी पॉजिटिव टोन में बात की कि अच्छी पेशरफ्त है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, क्योंकि उनके इंतखाब से पहले जो एक इम्प्रेशन बना था कि शायद उनका इंतखाब हर कीमत पर रोकने की कोशिश की जाएगी, शायद उनको किसी सूरत में केपी का वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। और आपने देखा भी सही कि इस्तीफा जो है उसको 2 बार इस्तीफा उन्हें देना पड़ा गंडापुर साहब को। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कराची में फैसल करीम खान कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी के जाएं और अदालत के हुक्म के मुताबिक आइन और कानून को सामने रखते हुए उनका हल्फ लें, तो मेरा ख्याल है वो एक बड़ा इनिशिएटिव था, रास्ता हमवार हुआ। और कल वजीर आजम ने भी उनको कॉल कर दिया और उन्होंने भी आगे से कह दिया कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर कानूनी और आईनी रास्ता जो है उसी पे चलेंगे। तो जो मुल्क को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम दरपेश है, इधर इंडिया की लीडरशिप रोजाना नए नए बयान देती है, उधर से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में घुसना चाह रहे हैं, तो इस सिक्योरिटी तनादर में ये लाजिम हो जाता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एट वेरियस लेवल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स दे शुड सिट टुगेदर, उनके दरमियान बातचीत हो, वो बातचीत से मसाइल हल करें ताकि इस मुल्क को आगे ले जाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। पराचा साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर कारकुनान को इस्लामाबाद जाने की तैयारी की हिदायत की है। अब की बार मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, क्या मकासद हैं जिसको लेकर इस्लामाबाद वो पहुंचना चाहते हैं? मौलाना साहब तो इस्लामाबाद में ही रहते हैं, उनका घर है इस्लामाबाद में। मैं खुद कई दफा कारकुनों के साथ मेरी बड़ी न्याजमंदी है उनसे, तो मौलाना साहब आए जाएं, मौलाना साहब का अपना घर है भाई, मौलाना साहब अपने लोगों को बुलाएं, इस्लामाबाद में आए। देखें, मौलाना साहब का इस हुकूमत के साथ या इन सियासी जमातों के साथ वो वाला ताल्लुक नहीं है एस्ट्रेंजमेंट का, टकराव का, तनाव का, जो पीटीआई के साथ था या पीटीआई के साथ रहा है। अब तो खैर वो थोड़ा सा बयानात की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन जब उनका तनाव पीक पर था उस वक्त पीटीआई की हुकूमत के दौरान मौलाना साहब मार्च लेकर इस्लामाबाद आए थे। यहाँ H8 H9 के दरमियान उन्होंने पड़ाव डाला था, उनको जगह मुख्तस की गई थी, वहाँ बैठे रहे थे। तो मौलाना साहब के जितने भी लोग थे उन्होंने ना कोई इधर तोड़ फोड़ की, ना उन्होंने डी चौक जाने पे इंसिस्ट किया, ना उन्होंने कोई डिप्लोमेटिक एनक्लेव के लिए खतरात पैदा किए कि जहाँ पर सारी बैरूनी ममालिक की एम्बेसीज हैं कि वहाँ जाएं और कोई ऐसी खुदा न खास्ता सूरत हाल पैदा हो। तो अभी तो मौलाना साहब ने ये नहीं कहा कि हम आ रहे हैं, अभी तो मौलाना साहब ने कहा कि तैयारियां करें। लिहाजा तैयारियां करने में और आने में बड़ा वक्त लगता है। और दूसरा, मौलाना साहब अगर अपनी सख्त तरीन मुखालिफ सियासी जमात की हुकूमत में इस्लामाबाद आकर बैठते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, तो फिर कुछ ज्यादा। राजा साहब, बिल्कुल उन्होंने तैयारी का ही कहा है, हम भी यही जिक्र कर रहे हैं, आपकी न्याजमंदी भी है और आप वो पिछला भी मामला याद करवा रहे हैं कि जब कारकुनान के साथ पहुंचे थे तो कोई गमला नहीं टूटा था, बल्कि बड़े अच्छे विजुअल्स आए थे कि उनके कारकुनान पार्क में झूले झूल रहे हैं, आपस में वक्त गुजार रहे हैं। सब मकसद क्या हो सकता है, मतलब क्या इस बार तो झूले नहीं अचीव क्या करना है? जिस दिन 8 फरवरी 2024 का यानी 9 फरवरी 2024 का रिजल्ट आया था, मौलाना साहब ने उसी रात भी कहा था
कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, हम इन इलेक्शन को नहीं मानते। नंबर 1। नंबर 2, मौलाना साहब की जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके जो जहाँ से उनके या वो खुद या उनके लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, वो केपी है। केपी में मौलाना साहब बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी केपी में भी धांधली हुई थी। अच्छा, नई हुकूमत बन रही है केपी में, मौलाना साहब का ग्रीवेंस है धांधली के हवाले से, वो जितना पूरे मुल्क की बात करें, लेकिन उनका जो पार्टी स्टेक है, उनका जाती स्टेक है, वो है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और सबसे बढ़कर डेरा इस्माइल खान में। अली अमीन खान गंडापुर के खिलाफ वो इलेक्शन लड़े थे। अली अमीन खान गंडापुर कामयाब हुए बड़ी सीट पे, उन्होंने छोटी सीट रिटेन की और बड़ी सीट पे यानी नेशनल असेंबली की सीट पे उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर आकर असेंबली में बैठ गए। तो मौलाना साहब का जो प्राइम ग्रीवेंस है दैट इज इन खैबर पख्तूनख्वा। वो पूरे मुल्क की बात करें, जिसकी मर्जी बात करें, लेकिन उनका जो जाती ग्रीवेंस बनता है वो खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा शौकत साहब, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जी जैसे हमने पहले भी बात की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फ़ोन किया, उन्हें मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी, और ये बड़ी खुशआइंद बात है। वज़ीर आज़म का सुहेल आफरीदी को टेलीफोन करना, ये भी यकीनन आपने भी कहा कि बड़ी पेशरफ्त है। तो ये विफाक और सूबों में वर्किंग रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए कितना मौसर साबित होगा? जी शौकत जब गंडापुर साहब वजीर आला थे तो इधर इस्लामाबाद में पहली मीटिंग हुई तो उन्होंने आके जप्पियां डाल दी। तो पीटीआई के ट्रोलर्स ने बड़ा ट्रोल किया कि ये खान साहब अंदर हैं और ये जप्पियां डालते हैं। फिर अली अमीन खान गंडापुर कहीं हाथ मिलाया करते थे या वैसे ही पिक्चर बन जाती थी साथ। वो जो एलिमेंट है पीटीआई के अंदर का कि खान अंदर है और ये लोग जप्पियां डालते हैं, वो तो रहेगा। लेकिन पहले भी अली अमीन खान गंडापुर आते रहे, इधर मीटिंग्स करते रहे, पिछले चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने किसी हद तक चलने की कोशिश की कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वो उनको भी अदा करें और साथ साथ जो पार्टी की तवक्कुआत हैं वो भी। शौकत साहब, आपने सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने ट्रोल की बात की, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक्स पर इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से एक ट्रेंड भी जो है वो चलाया जा रहा है। जरा कंफर्म कीजिएगा ये क्या है, ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर मुझे बताएं अगर ये इस तरह की कोई बातचीत हुई है या फैलाई गई है, इसको आगे जो है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, तो फिर आगे राब्ते आपस में रहेंगे और ताल्लुकात अच्छे रहेंगे? मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो चैलेंज अली अमीन खान गंडापुर को दरपेश था वही चैलेंज सुहेल आफरीदी को होगा। दो एस्पेक्ट्स हैं ना इसके, एक ये कि उन्होंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मसलन आज ही आपसे थोड़ी देर के बाद एक बड़ा इजलास है, प्राइम मिनिस्टर ने तलब किया है और चारों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया हुआ है। और फिर सुहेल आफरीदी साहब कल अडयाला से जब निकले तो वो पेशावर नहीं गए थे, वो इधर ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में थे। सही। अगर तो वो आज के इजलास में आ जाते हैं, होपफुली ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो आएंगे, क्योंकि सूबे ने वफाक से पैसे भी लेना होते हैं, सूबे ने वफाक से स्कीम भी लेनी होती है, सूबे ने वफाक के साथ जो आईनी जिम्मेदारी है वो भी पूरा करना होती है, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो भी हों वज़ीर आला उन्होंने करना होती है। एक तो ये जिम्मेदारी है, दूसरी उनकी जिम्मेदारी अपनी पार्टी के हवाले से है। यानी सुहेल आफरीदी ने जब इनकी नामजदगी हुई थी तो पहले दिन इन्होंने छोटा सा ट्वीट किया था कि खान की रिहाई मेरी अव्वलीन तरजीह है और सूबे में सिक्योरिटी मामला जो कि आपके भी दोनों मौजूआत हैं। तो वो जो खान के हवाले से रिहाई की कोशिशें हैं वो एक कारकुनान का, पार्टी अरकान का बड़ा दबाव है उसमें। देखें अली अमीन के खिलाफ तो शौकत साहब ये फिर मुमकिन हो पाएगा? उनकी ये जो राय है और ये जो चाह रहे हैं करना, अली अमीन गंडापुर तो नहीं कर पाए, तो ये कर पाएंगे? कोई हालात बदल गए हैं, देखिए ना, ये कैसे कर पाएंगे? अगर या तो हालात वही हैं, उसी तरह के हैं, उसी तरह की अप्रोच है, बल्कि उससे ज्यादा वर्स्ट हालात हो रहे हैं। शायद ट्रंप से जो उम्मीदें थी वो अली अमीन खान गंडापुर के जमाने में बहुत ज्यादा थी, वो नीचे न सिर्फ वो उम्मीदें खत्म हो गई बल्कि ट्रंप ने तो इधर पूरी दुनिया को, कल भी ट्रंप साहब जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे थे, परसों चौथ जो भी शर्म शेख था उन्होंने कहा
मैं तो फील्ड मार्शल को बड़ा पसंद करता हूँ, मेरे फेवरेट हैं, वो आए नहीं है, बट ही इज अ वेरी नाइस मैन। तो फिर इन हालात में जब आपके अंदर डोमेस्टिक जो एक आपके अंदर एक फीलिंग थी कि हम सड़कें बंद करके, शाहराएं बंद करके, तहरीक चला के, वो अक्टूबर वाली या नवंबर वाली, वो भी आपने ऑप्शन देख लिया कि आप कुछ नहीं कर पाए। और दूसरा आपका एक्सटर्नल एक अपील थी, एक ज़हन में था, एक फिगमेंट ऑफ थॉट था कि जी वो ट्रम्प आएंगे तो वो हमें फेवर दिलवाएंगे, तो ट्रम्प ने तो उल्टा आपके मुखालिफिन की तारीफें शुरू कर दी। तो अगर हालात नहीं बदले तो आउटकम कैसे बदले? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हालात नहीं बदले तो आउटकम कैसे बदल सकता है। और कल की मुलाकात के हवाले से ही देख सकते हैं कि मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया शौकत बराचा साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद और तमाम तर जो मामलात हैं उन पर अपनी राय दे रहे थे। और अब देखना ये कि आज बड़ा हम इजलास होने जा रहा है, चारों सूबों के जो वज़रा आला हैं उन्हें भी वहाँ पर मदऊ किया गया है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सुहेल आफरीदी, बेशक कल उनकी अडियाला वो पहुँचे, अपने बानी से इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद आज वो इजलास में शिरकत करेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा सर उठा रही है और बहुत सारे चैलेंजेस इस तरह से हैं अमन व अमान को लेकर, जिनका हल जो है वो तजवीज़ होना ज़रूरी है। और आज मेरा ख्याल है इन्हीं मामलात पर बैठ के गौर भी किया जाएगा और फिर जो मुलाकात नहीं हुई है उस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि बानी पीटीआई के हिदायत के मुताबिक ही उन्होंने अभी तो चलना है स्टार्ट में, फिर देखते हैं क्या वो पॉलिसी अपनाते हैं, किस तरफ रुख इख्तियार करते हैं और चल पाते हैं या नहीं चल पाते। जैसे अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा जा रहा था, तो अब आगे की सूरत हाल आने वाले वक्तों में क्लियर होगी और आपके साथ भी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, और आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनसे गुर्बत का खात्मा है और गरीबों का जो मयार ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन पहली मरतबा 1992 में मनाने का ऐलान किया था और जिसका बुनियादी मकसद ये था कि आलमी सतह पर ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनसे गरीब तबके को बाइख्तियार बनाया जा सके। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 38 से 40% आबादी गुर्बत के मुख्तलिफ दर्जों का शिकार है। देही इलाकों में नज़र डालें तो ये शरह शहरी इलाकों से 2 गुना ज़्यादा है, जहाँ बुनियादी सहूलियात, तालीम की कमी और रोज़गार के मौके ना होने के बराबर हैं। माहिरीन का कहना है कि अगरचे हुकूमत ने गुर्बत के खात्मे के लिए कई मंसूबे शुरू किए जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तो इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट है, वो मुलाहिजा कर लेते हैं। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी में एहसास पैदा करना और मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना है। इस दिन दुनिया भर में गुर्बत, महरूमी और अदम मुसावात के खात्मे, गरीब आवाम की हालत ज़ार और उनकी फलाह बहबूद के मनसूबों की अहमियत को उजागर करने का पैगाम दिया जाता है। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस रखा गया है। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक खत्ते गुर्बत का मयार कम अज कम रोजाना $1.5 कमाई मुकर्रर किया गया है। दुनिया की मजमूई आबादी में तकरीबन 10% इंसान ऐसे हैं जो इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक बरे-आज़म एशिया और अफ्रीका से है। दुनिया में 70 करोड़ इंसान गुर्बत की निचली तरीन सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है, जबकि पाकिस्तान की लेबर फोर्स 7 करोड़ 17,60,000 अफराद पर मुश्तमिल है। तो जनाब, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम भी दुआ गो हैं कि जितना भी ये जो गरीब तबका है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, उसके लिए आसानियाँ हों और जितने भी ऐसे लोग हैं जो मदद कर सकते हैं उनको आना चाहिए आगे और इन लोगों की मदद इस तरह के मंसूबे शुरू करने चाहिए कि जनाब वो खुद अपने हिस्से की जो मछली है वो पकड़ कर खा सकें और खुद कफील हो सकें, यानी खुद मुख्तार हो सकें और अपना जो बेहतर बंदोबस्त है वो कर सकें और जनाब माशरे के फाल शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, और आज हम प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौजू शामिल करेंगे और वो है जी नाम। इंसान का नाम सिर्फ इंसान की पहचान नहीं है बल्कि उसकी शख्सियत, मिजाज,
और किस्मत तक पर असरअंदाज होता है। हमारे बुजुर्ग नाम रखते वक्त बहुत सोचते हैं, मानी देखते हैं, अकीदत देखते हैं, फिर बरकत का बहुत ख्याल रखा जाता है। मगर आज के दौर में जिद्दत पसंदी है, नामों के मफहूम और उनके असरात को पसे पुश्त डाल दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है। सवाल ये कि क्या वाकई नाम इंसान की शख्सियत को बदल सकता है, या अच्छे और बुरे नाम इंसान की किस्मत पर असरअंदाज होते हैं, और शरीयत इस बारे में क्या रहनुमाई देती है। इन्हीं पहलुओं पर रहनुमाई हासिल करेंगे हमारे आज के मेहमान मारूफ डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुशामदीद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस्लाम में नाम रखने की क्या अहमियत है, क्या ये सिर्फ पहचान है और शरई हैसियत क्या है? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन आज का उन्वान ज़ाहिरी तौर पर जितना आम फहम है, अपनी अहमियत के हवाले से इतना ही मैं समझता हूँ मौसर है और उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। उसका सबब ये है कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रोशनी में हम तक ये खैर पहुँचता है कि एक बच्चा जो दुनिया में आता है, उसके वालदैन की तरफ से उस पर जो वालदैन के ऊपर उस बच्चे के हवाले से जो हुकूक पाए जाते हैं ना, उनमें से एक अहम तरीन हक जो है वो उसका अच्छा नाम रखना है। और ये नाम रखने का मामला अल्लाह के यहाँ इतना पसंदीदा है और अल्लाह के यहाँ ये इतना अहमियत का हामिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम तक ये खैर मुंतकिल हुआ। हुजूर फरमाते हैं कि वो बच्चा जो अभी मुकम्मल तौर पर यानी सेहतमंद ज़िंदगी के साथ दुनिया में नहीं भी आया होता, जो कमज़ोर बच्चा दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो जाता है, उसको भी नाम दिया जाना चाहिए। जिस बच्चे को नाम नहीं दिया जाता, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन वो परवरदिगार आलम के सामने अपने वालिदैन की तरफ से शिकायत पेश करेगा और कहेगा कि मुझे कोई नाम नहीं दिया गया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि नाम रखना कितना अहम है। और हुजूर फरमाते हैं कि अच्छे नाम जो है उनका एक तो हक भी है, फिर हुजूर की एक हदीस के मुताबिक इसे तोहफा करार दिया है। हुजूर ने फरमाया वालिदैन की तरफ से, और एक मफहूम के मुताबिक अहले दुनिया की तरफ से नए आने वाले के लिए पहला बेहतरीन तोहफा उसका बेहतरीन नाम है। और फिर हुजूर ने फरमाया इसलिए भी ये अच्छे नाम रखने ज़रूरी हैं कि क़यामत के दिन तुम्हें इन्हीं अच्छे नामों से पुकारा जाएगा और तुम्हारे अपने नाम और तुम्हारे जो जद्दे अमजद हैं, जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, उनके नाम से पुकारा जाएगा। तो नामों का ये जो निज़ाम है, पुकारा जाने का निज़ाम, ये इतना खूबसूरत है। लंबी मुशावरत चल रही होती है बच्चे की पैदाइश के बाद और तय ही नहीं हो पा रहा होता, तो इस हवाले से भी क्या कोई हुक्म मौजूद है कि इतने अय्याम के अंदर जो है वो नाम रख देना चाहिए? वैसे तो खैर अपना अपना एक रिवाज है, लेकिन सरकार दो आलम से जो हम तक हुजूर की ज़िंदगी से हम तक जो खैर मुंतकिल होता है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ज़िंदगी का अहवाल भी ये है कि हुजूर की पैदाइश के 7वें दिन आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने आपका अकीका फरमाया। और अकीके के साथ ही आपको लोगों ने पूछा कि ये किसका अकीका है। तो अरबों के यहाँ ये रिवाज था कि जब अकीका होता, और अमूमी तौर पर ये सिर्फ सरदारान जो होते थे, जो नामवर शख्सियात होती थी, उनके जो नए आने वाले औलादें, उनका अकीका किया जाता, दावत की जाती, और लोग पूछते कि ये किसका अकीका है। तो उस बच्चे का नाम लेके उसे पुकारा जाता कि फलां का अकीका है। तो गोया उससे उसके नाम का आगाज़ हो जाता। और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया तो आपने कहा कि मेरे पोते मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका अकीका है। तो गोया उस दिन हुजूर के इसमें गिरामी जो है वो मोहम्मद के तौर पर आपको पुकारा जाने लगा मुआशरे के अंदर। और ये रिवायत हुजूर ने अपने ज़िंदगी में भी शामिल रखी। अपने शहजादगान हज़रात हसनैन करीमैन जो हैं, उन दोनों की पैदाइश पर भी 7वें दिन तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अकीकी का एहतमाम किया और 7वें रोज़ ही उनको उनके नाम से पुकारा। और ये जो नाम का अच्छा रखना है ना, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक तो अल्लाह अच्छा नाम रखना, या मैं अपने सामीन को एक दिलचस्प एंगल उसका बताऊं, अच्छा नाम रखना खुद परवरदिगार आलम की सुन्नत है। यानी सरकार दो आलम की तो सुन्नत है, आपने तो अपने शहजादों का नाम खुद रखा और कई असहाब के औलादों का नाम जो है रखा। कईयों के जो नाम कमज़ोर थे मानी के एतबार से, मफहूम के एतबार से, उनको तब्दील भी फरमाया ये। लेकिन यानी नाम रखना जहाँ पर सरकार दो आलम की सुन्नत है, वहाँ खुद परवरदिगार आलम की सुन्नत भी है। अल्लाह पाक परवरदिगार जो है जब हज़रत ज़करिया की दुआ को कबूल फरमाता है तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला उन्हें बेटे की बशारत भी देता है और फिर ये बताता है कि इसका नाम याहिया रखना। और नामों की शख्सियत पर इतने असरात होते हैं कि आदम का नाम अल्लाह ने रखा और औलाद आदम पूरी दुनिया के अंदर एक तारुफ और हवाला हमेशा के लिए रह गया। हज़रत याहिया का जब नाम रखा, याहिया होता है जिंदा कर देने वाला या जिंदा रहने वाला। तो आप कैसी अजीमुशान अल्लाह के नबी हैं और शख्सियत हैं कि जिन्हें जिंदा उठाया गया और आज तक वो आसमानों पर जिंदा है। तो गोया यानी नामों का शख्सियत पर हुजूर का इसमें गिरामी मोहम्मद सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया गया। तो आज
पूरी आप इंसानी तारीख का ये पिछला 1500 साल का ज़माना है, बल्कि उससे पहले का ज़माना भी अगर आप उस पर नज़र डालेंगे तो जिस हस्ती की सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई वो मोहम्मद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी आप इस्म बा मुसम्मा है, अपने नाम के मफहूम के मुताबिक है। इसीलिए जब हज़रत जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहज़ादगान की विलादत होती है ना, तो हुजूर हज़रत अली से पूछते हैं कि नाम क्या रखा है, तो आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में नाम तो आपने रखना है, लेकिन मेरे दिल में ख्याल ये है कि हर्ब रखा जाए। हर्ब मैदान के आदमी को कहते हैं, मर्द मैदान को कहते हैं, और जंग को भी कहते हैं, मैदान को भी कहते हैं। आप क्योंकि खुद इस ज़ौक़ के थे इसलिए आपने ये नाम रखा। हुजूर ने फरमाया नहीं, इनका नाम हसन रखना है। और फिर जब दोबारा हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश होती है तो हुजूर ने फिर पूछा, तो उन्होंने कहा कि हर्ब रख दें, या क्योंकि ग़ज़वा ओहद हो चुका था, हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत हो चुकी थी और वो हुजूर की भी चचा हैं और जनाब अली की भी चचा हैं, तो उनसे बड़ी मोहब्बत थी दोनों की। उन्होंने कहा कि या फिर हमज़ा रख दें। तो सरकार दो आलम ने मुस्कुरा के फरमाया कि तुम्हारी तजवीज़ भी दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मेरे इस शहजादे के लिए नाम जो है वो हुसैन पसंद है। और फिर हुजूर ने वो तारीख़ी इज़्ज़त अफजाई उनकी फरमाई, कहा कि इन दोनों के नाम जो हैं ये अल्लाह ने अपनी मखलूक से पोशीदा रखे हुए थे मेरे इन 2 शहजादगान के लिए। अब आप देखें हसन और हुसैन दोनों का मतलब जो है वो हुस्न से निकलता है, खूबी से निकलता है, कमाल से निकलता है। और कायनात में फिर हुजूर की शहजादगान से बेहतर कौन इन खूबियों के अंदर हो सकता है। तो नामों के इस तरह अपनी शख्सियत पर असरात होते हैं। शख्सियत पर तो असरात आपने बताए, नफ्सियात और रवैयों पर भी इसका असर होता है, क्योंकि बाज़ लोग नाम रख देते हैं और बाद में फिर तब्दील भी करते हैं। जैसे मेरे अपने भाई का नाम स्टार्ट में रखा गया लेकिन बाद में चेंज कर दिया कि इस पर ना बहुत असरात। ये जो नाम तब्दील करना है ना, बहुत से लोग इससे खाइफ हो जाते हैं कि अच्छा एक दफ़ा गलत रखा गया है और फिर अब कैसे तब्दील कर दें, या कहीं तब्दील करना जो है ये कहीं इसके अंदर कोई बेअदबी का पहलू ना हो। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक ये बात पहुंचती है। यानी हुजूर के सामने एक शख्स आया और हुजूर ने उससे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उसने बताया कि इसरम मेरा नाम है। इसका मतलब होता है काटने वाला। तो हुजूर ने फरमाया कि ये अच्छा नाम नहीं है, इसकी जगह क्या ये अच्छा हो कि तुम्हें लोग जो हैं वो ज़रा के नाम से पुकारना शुरू कर दें। यानी जो बीज को उगा देने का अमल होता है उसको कहते हैं, यानी फलने फूलने का, पॉजिटिविटी का एक जो है वो अलामत है। तो वो साहबी जो वो सारी जिंदगी फिर इसी नाम से पुकारेंगे। उन्होंने अपना पुराना नाम जो इतनी उम्र तक उनके साथ था वो तब्दील कर दिया। हम सुनते हैं नाम अस्पद रख लिया जाता है, जबकि उसके मानी जो है, जो मफहूम है वो हमारे यहाँ ये जो एक तासुर है ना कि वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि अल्लाह के नाम जो हैं उनसे बरकत हासिल करनी चाहिए अपनी औलादों के लिए। इसका नस्लों के अंदर एक फैज़ और बरकत होती है। और दूसरा, जैसे हुजूर ने खुद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नामों में सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये नाम रखें। अगर इसके बाद रखने हैं तो फिर अंबिया और मुरसलीन के नामों से भी बरकत हासिल करनी चाहिए। और वो हस्तियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने रब को राज़ी किया और उनकी निस्बत से परवरदिगार आलम अपनी मखलूक की तरफ रहमत की निगाह करता है, तवज्जो फरमाता है, उनके नामों से बरकत कशीद करनी चाहिए। वो जो नफ्सियाती बात आपने कही, आज के माहिरीन नफ्सियात जो बड़े अपने इस नफ्सियात के इल्म में बड़े कामिल हैं, यानी इंसानी तारीख के सबसे बेहतरीन ज़माने से माहिरीन नफ्सियात की शक्ल में हम गुजरे हैं, और वो ये बात कहते हैं कि वो जो एक नाम जो आपकी शख्सियत पर, आपके शऊर पर भी, तहत शऊर पर भी और लाशऊर पर भी सबसे ज़्यादा पुख्ता असरात मुरतब करता है ना, वो आपका अपना नाम होता है। क्योंकि पर्दा समात पर सबसे ज़्यादा आपने उस नाम को सुन रखा होता है और उसके साथ आपका एक शऊर और लाशऊर दोनों जो है वो उसके साथ जुड़ चुके होते हैं। सो ये कैसे हो सकता है? लोग अमूमी तौर पर कई लोगों के यहाँ ये ख्याल जहन में आ जाता है कि भाई नाम रखने से कितना एक फ़र्क पड़ता है। तो भाई आप ये देखें, नाम रखने, बोलने और सुनने, इन तीनों अमाल से किस दर्जे की यानी तब्दीली आती है। आप खुद देखें कि जैसे ही हम यानी नींबू का तस्वर करते हैं तो खटास की एक आपके जायके को महसूस करने की एक तासीर आपके अंदर आ जाती है। और इसी तरह आप शहद का नाम लेते हैं, आम का नाम लेते हैं तो मिठास आती है ना। तो ये ज़ाहिरी तौर पर ना आपने आम खाया होता है ना आपने नींबू निचोड़ा होता है, लेकिन उनको नाम सुनते ही या पुकारते ही एक तासुर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह नाम लेने से भी जबरदस्त आपके ऊपर आ जाती है, तब्दीली आ जाती है। समझाया, वाज़ेह किया। तारिक साहब, क्या मतलब चीज़ें देखनी चाहिए? एक तो बानिस्बत हो, बामानी नाम हो, और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें बड़ी अहम बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, यानी अरबों के यहाँ ये रिवाज था कि वो कोई चीज़ जो सामने ताकतवर नज़र आती थी, मौसर नज़र आती थी ना, वो नाम रख लिया करते थे। मसलन जानदारों के नाम पर, दरिंदों के नाम पर, ताकि हमारी औलादों का रोब जो है वो लोगों के दिलों के ऊपर कायम हो और जब मैदान में उतरे उस लिए। और जबकि इसके बिलमुकाबिल वो गुलामों के नाम बड़े अच्छे रखते होते थे, यानी रुबा नाम रखते थे। इसी तरह जो यानी पॉजिटिव नाम हो सकते हैं वो उनके लिए नाम पुकारते। तो जब
अहले अरब से बाद में लोगों ने पूछा कि आप ये नाम ऐसे क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि ताकि हमारे दुश्मनों पर हमारा रोब रहे और इन नामों से, यानी वो अपनी सारी जहालत के बावजूद ये समझते थे कि इन नामों से बरकत और खैर आप तक आती है। वो कहते थे जो हमारे मुआवनीन हैं, हमारे खुदाम हैं, गुलाम हैं, उनके नामों से हमें बरकत मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ जो नाम रखने का एक मामला है, मैं समझता हूँ उसकी तरफ बड़ी तवज्जो यूँ होनी चाहिए। आम लोग ये समझते हैं कि जी कुरानी नाम होना चाहिए, कुरान से नाम लें। दो आर्जे बड़े हमें नाम के हवाले से मुआशरे को लाक है, दो बीमारियां हमें लग गई। एक तो ये कि मुनफरिद नाम होना चाहिए, चाहे उसका मफहूम कुछ भी और हमें पता ही ना हो मफहूम हो। आप ये देखें, मैं हैरान होता हूँ जब आजकल इवन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या छोटे बच्चे जब हमसे मिलने के लिए आते हैं तो मैं उनसे मोहब्बत में, जैसे बच्चों से, हुजूर की ये सुन्नत भी है कि बच्चों से उनका नाम पूछा जाए, तो जब मैं उनसे नाम पूछता हूँ और फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है, यकीन मानने 90% नामों का ना बच्चों को पता होता है। चलें ये बात तो समझ आती है, जिन्होंने नाम रखा होता है वालिदैन, बड़े बुजुर्ग, उनको भी उनका मफहूम नहीं पता होता। बस नया नाम रखना है, मुनफरिद नाम रखना है। एक तो इससे बचना चाहिए, बामानी नाम होना चाहिए। अब पिछले दिनों मसलन एक बड़ी दिलचस्प मिसाल है, तेजी से मैं आपके सामीन को उसमें शरीक करता चलूँ। एक खातून जो है वो पढ़ने लिखने के कुरान हकीम की तिलावत पर उनका बड़ा फोकस था और बड़ा ज़ौक था, लेकिन अब क्योंकि उसके मफहूम से वाकिफ नहीं होते तो उनके यहाँ 3 बेटियां पैदा हुई और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इन 3 बेटियों के 3 नाम रखे हैं। एक का नाम कौसर रखा है, सूरह कौसर की निस्बत से, एक का नाम कौसर रखा है, एक का नाम वनहर रखा है और एक का नाम अबतर रखा है। अब उस अल्लाह की बंदी को उसका मोहब्बत, कुरान से वाबस्तगी, सूरह कौसर से उसकी अकीदत सर आंखों पर, लेकिन अब उसे ये पता नहीं है कि अबतर का मतलब होता है बेनामो निशान, जिसकी आगे कोई औलाद, कोई नस्ल, उसके हवाले से कोई खैर की बात आगे न चल पाए। तो यानी अब सिर्फ कुरान हकीम का नाम, यानी उसमें से लफ्ज निकाल के उसको नाम के तौर पर इस्तेमाल कर लेना, ये भी जहालत की अलामत है। हमें ये भी बताएगा, जैसे कि आपने भी कहा कि लोग बरकत समझ के कुरान और सुन्नत की रोशनी में नाम तो रख लेते हैं लेकिन उनको मतलब नहीं पता होता, और समटाइम ऐसे भी होता है कि नाम रख लेते हैं और फिर नाम को बिगाड़ते हैं लोग। तो जैसे बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि नाम में मोहम्मद जरूर ऐड करना चाहिए, तो उसके बाद जो बिगाड़ते हैं नाम, उसके फिर क्या नुकसान? जी हाँ, एक तो नाम कोशिश करनी चाहिए कि आप जो रखें उसके अंदर एक निस्बत होनी चाहिए, यानी सरकार ख़त्मी मरतबत या जितनी भी बुजुर्ग हस्तियाँ हैं, अहले बैत अतार में से हों, असहाब रसूल में से हों, अंबिया किराम में से हों, औलिया उज़ाम में से हों, अल्लाह के बरगुज़ीदा पसंदीदा बंदों के नाम से निस्बत जो है ना वो अगले दर्जे का अमल है, उनके नाम का अदब पहले दर्जे का अमल है। सो जब सरकार के इसमें गिरामी की निस्बत से भी नाम हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके अंदर आपका इज़हार इज़्ज़, गुलामी, उनके साथ वाबस्तगी जाहिर होनी चाहिए। दूसरा, जब आप नाम रख लें तो फिर उस कोशिश करें पूरे नाम से पुकारें। हुजूर ने जो हमें नसीहत फरमाई है ना अच्छा नाम रखने के लिए, अपनी औलाद को तोहफे के तौर पे जब हुजूर ने फरमाया तो साथ ये फरमाया कि उसका हुस्न अदब कायम रखे। अब हुस्न अदब का मतलब तरबियत भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसका एक मफहूम ये भी है कि फिर उस नाम का जो अदब और तकद्दुस है उसे भी कायम रखा जाए। इसका और पहला अदब क्या है कि उस नाम को गलत अंदाज में पुकारा ना जाए, उसके सही प्रोनाउंस किया जाए। हमारे यहाँ ये जो शॉर्टकट के तौर पर ये जो हमने निक नेम का एक तस्वुर कायम कर लिया, मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक मुनासिब नहीं है। अरबों के यहाँ तमाम तर जहालत के बावजूद वो निक नेम नहीं इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह पर वो कुन्नियत या लकब जो है वो इस्तेमाल कर लिया करते थे, तो गोया एक नया नाम हो जाता, शॉर्ट हो जाता रोजमर्रा इस्तेमाल में। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा ही मजबूरी लगती और शौक हो कि जी नाम बड़ा है या ज्यादा अदब वाला है या ज्यादा एहतियात वाला है, तो फिर आप निक नेम के तौर पर भी लकबन ऐसा लफ्ज रखें, ऐसा नाम इस नाम से पुकारें जिसके अपने भी कोई मफहूम और मानी हो, जिसका अपना भी कोई मतलब मौजूद हो। तो इस एंगल से सारी चीज को जो है वो एहतियात के साथ। और सबसे मैं आपको ये अर्ज करूं कि मुआशरे के अंदर जितने लोगों के निक नेम हैं, यानी दूसरे लफ्जों में जिनके नाम बिगाड़े गए हैं और नाम से बरकत हासिल करने की बजाय उसका वबाल और बेअदबी जो है वो उनके जुमरे में आ रही होती है, उनके हिस्से में आ रही होती है, उसमें एक बड़ा हाथ जो है वो घर के जो अफरादे खाना है, माँ बाप हैं, बड़े बहन भाई हैं, अजीज व कारे में, वो लाड में, प्यार तक तो बात ठीक होती है, जब वो लाड में उस नाम को बिगाड़ना शुरू करते हैं तो उस नाम से बरकत आने की बजाय बेअदबी का वबाल आना शुरू हो जाता है। सो इसे एक मजहबी मामला तस्वुर करते हुए ये मामला अल्लाह के जहाँ कुर्ब का जरिया हो सकता है, वहीं जब इस पे बेध्यानी की जाए तो ये अल्लाह से दूरी, अल्लाह से नाराजगी, अल्लाह की रहमत से फासला पैदा करने का दुरुस्त फरमा रहे हैं, एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। और हासिल गुफ्तगू नाजरीन यही है कि नाम बिगाड़ने से गुरेज करें, चाहे आप मोहब्बत में बिगाड़े हैं, लाड प्यार में या मजाक में बिगाड़ रहे हैं, और नाम रखते वक्त निस्बत और बामानी जो है वो देखें और उसको प्रोनाउंस भी अच्छे से करें, तलफ़ुज़ की अदायगी पे। जनाब करीम ने फरमाया कि जब कोई किसी का नाम बिगाड़ता है, खा कितनी ही प्यार और ओनरशिप के साथ पुकार रहा हो, वो उसके दिल में किसी न किसी दर्जे का मैल आपके लिए पैदा कर रहा हो, उससे भी बचना चाहिए। ये दिलों को दूर करने का जरिया बनता है, जरिया तो दिलों को करीब लाना है, और प्यार से किसी का नाम पुकारें और भरपूर अच्छे अंदाज में पूरा नाम पुकारें और अच्छे नाम रखें, मतलब वाले नाम रखें, इससे मोहब्बत भी बढ़ेगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
नाज़रीन, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि आज हम ख़वातीन के मसाइल पर बात करेंगे। ख़वातीन की अक्सरियत जो है वो हम देखते हैं कि हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं। कभी PCOS है, कभी मेनोपॉज, और कभी तो हम देखते हैं कि पीरियड्स की बेतरतीबी हो जाती है। तो अद्वियात के तवील इस्तेमाल से वक्ती सुकून तो मिल जाता है, मगर जिस्म के अंदरूनी निज़ाम पर इसके असरात काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। और ऐसे में कुदरती और हर्बल तरीके एक नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं, जो जिस्म के तवाज़ुन को बहाल भी रखते हैं, ज़हनी सुकून भी फराहम करते हैं और इस तरह के मसाइल को भी दूर करते हैं। तो हम बात करेंगे हार्मोनल बैलेंस के इन्हीं कुदरती राजों के हवाले से और जानेंगे कि हर्ब्स कैसे मददगार साबित हो सकती हैं ख़वातीन की रोज़मर्रा सेहत, तवानाई और मूड के इस्तेहकाम में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। नैयर आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले हमें ये बताएं कि हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने की वजूहात होती क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से हम पहले बात करते हैं टीनेज की, बच्चियों की, ठीक है, बच्चियों का जो है वो जब स्टार्ट होता है साइकिल सिस्टम, ठीक है, कुछ को 11 साल की उम्र में, किसी को 13, किसी को 15 या 16, ठीक है। उसमें ये होता है कि आजकल जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है, आप लोगों का जो खाना पीना है, ठीक है, मेन चीज़ आपकी ये है। आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो इसमें जो है वो बेहतर करना है। जिस तरह से बच्चियाँ, पहले ये होता था कि हमारे घरों के अंदर जो था वो देसी घी या खुराकें इस तरह से होती थी कि ये वाली प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल, इश्यूज नहीं होते थे। खाद या इस तरह से जो भी आपकी जो है वो अंडे हैं या मुर्गियाँ हैं, वो आपकी इंजेक्शन वाली, हार्मोन्स वाली नहीं होती थी, देसी खुराकें होती थी। तो उसमें यह है कि उसका बेजा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे आप देखें कि ऑनलाइन जो है वो खाने आ रहे हैं, जंक फूड्स आ रहे हैं, मैदा, चीनी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये बच्चियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल पैदा कर रही। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट जो है वो आपका थायराइड से होता है। मेन आपका जो फंक्शन है, जो डिस्टर्ब होने का स्टार्ट होता है, वो थायराइड से होता है। थायराइड आपका डिस्टर्ब होता है तो आपके सारे प्रॉब्लम, मसले मसाइल, इशू जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना जो है वो रखें। खासकर बच्चियों के लिए जो है वो माओं को ये चाहिए, और बच्चियाँ इस चीज़ को, उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे लाइफ में जाके उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हो रही। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का जो बच्चियां हैं उनका जो है वो साइकिल सिस्टम स्टार्ट हो गया मंथली, ठीक है, पेन वगैरह होना एक नेचुरल जो है, ये आपको पता है कि साइकिल है, तो उसमें सबसे गलत जो चीज़ है वो पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल है। जब पेन किलर मेडिसिन आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो समझ ले कि आपने बुनियाद रख दी जो PCOS की, ठीक है, उसके अंदर बच्चियों के अंदर फिर वो डिफरेंट तरह के जो है वो सिस्ट बन रही होती हैं और डिफरेंट जो है वो इश्यूज हो रहे होते हैं जी। उसमें यह है कि अगर जो है वो स्टार्ट हो गया साइकिल सिस्टम, पेनफुल है, तो उसमें जो है, जो हमें हमारी नानी देती थी, दादी या मदर देती थी, वो काढ़ा बना के देती थी, कहवा होता था, ठीक है। तो वो मैं कहवा शेयर करूंगी। अगर बच्चियों को पेनफुल जो है ये साइकिल उनका जो है वो स्टार्ट है और बर्दाश्त नहीं हो रहा, वॉमिट हो रही, बॉडी में क्रैम्प्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो दर्द हो रही है, वीकनेस है बहुत ज्यादा, उसके लिए आपने क्या करना है कि जिस तरह से पता है कि स्टार्ट होने वाले हैं, पेन 1-2 दिन पहले शुरू हो जाती है, तो आपने क्या करना है, अजवाइन डेली बेसिस पे बनाना है, बना के इसको नहीं रखना। 1 गिलास जो है वो पानी का लेना है, उसके अंदर आधी चाय की चम्मच जो है वो अजवाइन, 3-4 मुनक्का और थोड़ा सा गुड़, बस ये 3 चीजों का जो है वो इसको इतना पकाना है कि एक मग्गा रह जाए। तो खाली पेट नीम गरम इसको स्टेन कर ले, नीम गरम खाली पेट इसको सुबह के वक्त इसको ले लें, सिप ले लें, इसको रात में भी ले लें, सुबह में भी ले लें, 2 टाइम ले लें, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। एक तो इसके साथ आप देखेंगे कि सुकून मिल जाएगा, दर्द, क्रैम्प्स जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं इसके साथ वो कम होंगे, और जो है वो अगर फ्लो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो फ्लो इसके साथ जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। ठंडे पानी को अवॉइड करें पीने को, ठीक है। ठंडा फर्श है, नंगे पाँव, सर्दियां अगर है, ठंडे पाँव अपने फर्श पे नहीं रखें। इस टाइप की जो है वो केयर जो है वो आप करें। कहा जाता है कि जी आप शावर ना लें उस दौरान। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट डेट्स के अंदर, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा जो वो हीट अप होती है, बहुत ज्यादा
बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो उसमें जिस्म ठंडा गर्म होने की वजह से फिर बॉडी पेन्स और फिर कई दफ़ा जो है वो पीरियड्स रुक भी जाते हैं और इस तरह के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो जब रुक जाते हैं तो हम देखते हैं नॉर्मली वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिनको पीसीओएस की शिकायत है उनके बाल आना शुरू हो जाते हैं, थायराइड जैसे आपने बताया, और मोटापा शुरू हो जाता है। ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं ये कैसे दूर हो सकती हैं? क्योंकि जैसे आपने डाइट का भी बता दिया कि ख्याल नहीं रखते, तो इर्रेगुलर पीरियड्स कितना नुकसान पहुंचा? ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है कि जिन बच्चियों का ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, साइकिल सिस्टम, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल जो है वो तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो, एक तो मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस की हम बात कर रहे थे, इसके अंदर भी ऐसे होता है कि बॉडी का टेम्परेचर अंदर से इस तरह से होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही होती है। तो जिन बच्चियों का वेट गेन होना शुरू हो गया है, साथ ही थायराइड का इशू हो गया, उसके लिए एक रेमेडी मैं शेयर करती हूँ, बहुत इफेक्टिव है। आप फ़ौरन से पहले अपनी बच्चियों को जो है ये आप बना के देना शुरू करें। न सिर्फ बच्चियों को बल्कि इस तरह के बच्चे जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ज़हनी काम है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो नारियल खोपरा लेना है, फ्रेश पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। आपने उसका पाउडर नहीं लेना, उसका बरादा नहीं लेना, आपने जो है वो आधा किलो जैसे नारियल है, ठीक है, उसको कहना है फ्रेश वाला दे, उसको देख के लें आप, अंदर से काला वगैरह तो नहीं है, ठीक है, उसकी स्मेल बहुत ज्यादा जो है वो पुराने की पता चल जाता है कि बुरी सी स्मेल है। तो आप फ्रेश जो है वो खोपड़ा लें, खोपड़ा लेके उसको 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें अच्छी तरह से। उसके अंदर अगर कोई भी ब्लैक वगैरह लगा हुआ है उसको खुरच के, उसकी बाहर का जो ब्राउन वाला जो शेल का जो छिलका सा है उसको खुरच के निकाल दें। इसके बाद आपने क्या करना है, उसको कद्दूकश करना है, मोटा वाला कद्दूकश कर लें, ठीक है। आधा किलो ये है तो इसके अंदर आपने 2 किलो दूध डालना है और इसको हल्की सी आंच पे आप पका लें। चंद इसके अंदर इलायची के दाने डाल दें। जब ये खुशक होने लगे तो इसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो चीनी या शक्कर डाल दें और इसके अंदर आप बादाम वगैरह भी डाल सकते, नहीं भी डालने ना डालें, ये आपका एक हलवा बन जाएगा कोकोनट का। अच्छा। तो जिन बच्चियों का जो है वो हाइपोथायराइड हाइपोथायराइड में ये होता है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आप फौरी तौर पे अपनी बच्चियों को जो है ये देना शुरू करें, कंटिन्यू कम से कम 1.5 महीना ये उन्हें खिलाएं। दिन के अंदर इसका नाश्ता करें इस वाले हलवे का, और रात को दूध के अंदर 1 टेबलस्पून प्योर कोकोनट ऑयल ये दूध के अंदर डाल के दे। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर अगर उनको हाइपोथायराइड का मसला हो रहा है, उनका थायराइड जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे खुश्क जो धनिया है, सूखा धनिया, इसको पानी के अंदर पका के इसके गरारे करें, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है, इतनी ज्यादा जो है वो बर्निंग जो है वो फील हो रही होती है। और स्किन भी जो है वो टैन होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस, जी ड्राइनेस जो है वो शुरू हो जाती है। तो फौरी तौर पे ये बेहतरीन, ये वो नुस्खा है कि जो हमारी जो आप कह लें कि नानियाँ दादियों के टाइम का है, जो मैंने तो भी आपका नुस्खा। और मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास टाइम कम है और हम मैक्सिमम चीजें कवर कर सकें। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया उठा लें, हर जगह उठा लें, आजकल लड़कियों के बहुत ये ज्यादा मसाइल है, इतना कॉमन इशू हो चुका है कि हर चौथी लड़की देख लें कि पीसीओएस का शिकार है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डाइट चेंज हो रही है, दौर बदल रहे हैं, लड़कियां यंग भी बहुत जल्दी हो रही हैं, 11-11 साल की उम्र में पीरियड्स आ रहे हैं। माओं के लिए कितनी एहतियात है कि स्टार्ट में वो चीजें कवर हो जाएंगी, बाद में जाके उनको मसले। जी, जैसे हमने ये थायराइड का अगर इशू है तो ये आपके साथ एक हलवा शेयर किया, कोकोनट ऑयल प्योर बेहतरीन है। हाइपरथायराइड जब वो कंट्रोल होगा तो उनको पीसीओएस वगैरह के इश्यूज नहीं होंगे। नंबर 1, नंबर 2, कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने दे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लुकोरिया वगैरह के इस तरह से वाइट स्टार के भी जो है वो प्रॉब्लम बच्चियों को इश्यूज हो जाते। उसके लिए बेहतरीन जो है वो नुस्खा है, बेहतरीन रेमेडी है। आप जो है वो 50 ग्राम जो है वो सफ़ेद तिल और 50 ग्राम ही जीरा साफ सुथरा करके एक डिब्बी के अंदर डाल दो, उसमें बेशक थोड़ी सी मिश्री मोटी मोटी कूट के डाल दें, ठीक है। ये बच्चियों के ना आप बैग्स के अंदर रख दें, ठीक है। ये वो डेली बेसिस पे तकरीबन 1 या 2 टेबलस्पून भी ले लेंगी, सेफ है, कोई नुकसान नहीं। ये क्या करेगी, ये बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करेगी, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होने देगी। तो बड़े सुकून से सारी चीजें जो है वो चीजें जो आप बता रही हैं, साथ साथ आप लाइफस्टाइल के अंदर कौन से चेंजेस जो हैं वो रेकमेंड करती हैं, जिससे हार्मोन्स के बैलेंस होने में जो हेल्प करती हैं, या ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है? डाइट उसके अंदर जो है वो ये जो फ्राई आप बाहर से जाके जो है वो जंक फूड्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, पुराने ऑयल में फ्राइज आप
इन चीज़ों को अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आए। बच्चों को जो है वो स्नैक्स वगैरह की बजाय उनको फल की जो है वो आदत डालें। अंगूर है, अनार है, केला है, सेब है। आप हर वक्त अपनी डाइनिंग वगैरह पे हल्की फुल्की भूख के अंदर जो है ना वो स्नैक की बजाय बच्चों को इसकी आदत डालें, ठीक है। तो जब आपका ये चीजें आपकी जो है वो डाइट आपकी बेहतर होगी तो ये वाले प्रॉब्लम। ये भी बताइएगा, जैसे कि हम देखते हैं कि इसके ना अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल माओ को उस तरह से एहतियात नहीं करती हैं जी। तो मैं डराना नहीं चाहती वैसे तो जितने भी देखने वाले हैं, लेकिन आगे जाके क्या लड़कियों के लिए मसाइल होते हैं, जैसे कि कहते हैं कि बांझपन, बच्चे नहीं होते बच्चियों के, ठीक है, चेहरे पे बाल, शादी करनी, आगे वैक्स करवा के जो है वो इतने, हाँ जी, तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल जो है वो आगे जो है वो उनको जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट के अंदर अगर आप ये चीजें कर ले तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। उसके बाद मैं एक जो है वो चूरन जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वो चाहे 20+ हैं, चाहे वो 40+ हैं। 40 अंदर खवातीन के अंदर जो है वो मेनोपॉज स्टार्ट होने जा रहा होता है, उसमें मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस और जो है वो इस तरीके के बहुत ज्यादा क्विकली उसके लिए आपने क्या करना है, 50 ग्राम जो है वो आपने स्थावर लेना है और 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम आंवले का पाउडर, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम उसके अंदर बादाम, 50 ग्राम उसमें तिल, 50 ग्राम में गुड़ और 50 ग्राम देसी घी। ये वाली सारी चीजें आपने उनके पाउडर बना लेने हैं, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, घी के अंदर आपने इन सब चीज़ों को हल्का सा भून के उसके अंदर आपने गुड़ वगैरह डाल के ये एक आपका हर्बल पाउडर बन जाएगा। ये हर्बल पाउडर जो है वो आपका कोलेजन पाउडर है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी जो है वो हार्मोन्स अनबैलेंस हो रही है, डेफिशिएंसी होने जा रही, तो ये उसको जो है वो क्योर करेगा। ये आप 1.5 से 2 महीना ले, फिर बेशक जो है वो छोड़ दें, फिर 1.5-2 माह लें। ये 20+ की बच्चियां भी लें और 40+ के अंदर भी जो खवातीन है वो भी इसको लें। 20+, 40+ जितनी भी खवातीन है उनके लिए जी ये नुस्खा आ चुका है। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन जितनी भी खवातीन जिनको इस तरह के मसाइल हैं वो इन नुस्खों को अपनाएं और अपने इन मसाइल का हल जो है वो घर में ही मौजूद है, नुस्खों में मौजूद है, कुदरती तरीके से, ना कि आप हार्मोनल मेडिसिन लें और बाद में जाकर आपके लिए मजीद प्रॉब्लम्स हों। तो जरूर एहतियात भी करें साथ ही साथ, और ये नुस्खों हमें जनाब और हमें भी इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।